तो मेनली ब्लड है क्या, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपके बॉडी की, राइट। इन सारी चीजों की ट्रांसपोर्ट किस वजह से होती है, आपके बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होती है। तो जितना भी ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा। एक आपकी पल्मोनरी, एक आपका सिस्टम है। कोई भी सर्जरी से पहले आपको ब्लड चेक करना या ब्लड ग्रुप जानना बहुत जरूरी है। एक ही बारी में ही ब्लड गुजर रही है हार्ट से, देखो वन टाइम ओनली। व्हाट अबाउट द लेफ्ट एट्रियम, इसके पास तो कोई आया ही नहीं। दिस इज योर कार्डियक साइकिल। दिख रहा है पूरा साइकिल है। ये जो दो है यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, क्योंकि दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास, वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर ऑफ माइंड मैप सीरीज। आप सबको पता है ऑलरेडी हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, राइट। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि देखो इतने सारे चैप्टर्स चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, और आप उनको देख भी रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना बेटा कि जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप ये 3 चीजों को नहीं फॉलो करोगे, ये 3 चीज क्या है आपका, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिपीट, ये 3 चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है, राइट। तो बच्चों इन तीनों चीजों को ना ठान लो अपने जहन में अच्छे से, और इन तीनों चीजों को फॉलो करो एवरी डे। जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जब तक इन दोनों प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। इसीलिए टीचर आएगा, टीचर आके पढ़ा के चला जाएगा, आपको बहुत सारे कंटेंट मिल रहे हैं अलग अलग टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपको खुद मेहनत करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 50-50% गेम चलता है यहाँ पे। 50% हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी 50% आपको खुद करना पड़ेगा, तब जाके आपको टॉप स्कोर मिलेगा, राइट। ये माइंड मैप सीरीज कुछ भी नहीं है, आपके लिए एक छोटा सा प्रॉपर्ली अरेंज्ड नोट्स है, प्रॉपर्ली अरेंज्ड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो नीट में आ सकता है। लेकिन उन पॉइंटर्स को जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, जब आप खुद उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो सकता है आपको। ये तीनों चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका क्या होने वाला है, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ह्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ये क्वेश्चंस इजी आता है, लेकिन इतने सारे एस्पिरेंट्स एवरी ईयर अपीयर कर रहे हैं, लाखों एस्पिरेंट्स है, तो आपकी कंपटीशन लेवल ज्यादा हो गई उस वजह से, राइट। तो आपको प्रॉपर्ली उस कंपटीशन में जीतने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा इन 3 चीजों को। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते बेटा आज का जो माइंड मैप सीरीज है, और आपका जो चैप्टर है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट ब्लड, है ना। हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, राइट। उसके अलावा विल टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो ह्यूमन बॉडी में मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ब्लड ग्रुप्स, एंड फॉलोड बाय ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे किसके तरफ, विल टॉक अबाउट लिम्फ्स, क्योंकि लिम्फ्स भी एक और बॉडी फ्लूइड है आपके बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा। लिम्फ्स के बाद वी विल टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज, है ना, सर्कुलेटरी पाथवेज, जो अलग अलग एनिमल्स में सर्कुलेटरी पाथवेज है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड फाइनली हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी है ना, तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं इंपल्स कंडक्शन इन हार्ट, हार्ट किस तरह से बीट करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है। सो इंपल्स कंडक्शन इन हार्ट ये भी डिस्कस करेंगे इन हार्ट। उसके अलावा हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, है ना, कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ईसीजी के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, है ना, आपकी हार्ट की एक्टिविटी को कौन सी न्यूरॉन्स किस तरह से रेगुलेट करती है, हार्ट बीट को बढ़ाने में या घटाने में कैसे न्यूरॉन्स हेल्प करती है, एंड कुछ हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम डिसऑर्डर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, डिसऑर्डर्स भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज है जो डबल सर्कुलेशन एंड ब्लड वेसल्स की टाइप्स, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो पहला टॉपिक है वो है ब्लड।
तो मेनली ब्लड है क्या, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपकी बॉडी की, राइट। और ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ ब्लड अकेला नहीं है, लिम्फ भी है। ये दोनों फ्लूइड आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि O2 और CO2 प्लस आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे भी कैरी करके यही व्हीकल लेके जा रहा है, ये गाड़ी है, राइट। आपके ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, फैटी एसिड को, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हुए लेके जा रहा है ब्लड, राइट। तो हर एक सेल को O2 चाहिए, राइट। हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर एक सेल को और भी कई सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, वो एक सेल को जरूरत है इन सारी चीजों की। क्यों? ताकि सेल की मेटाबॉलिकल फंक्शन नॉर्मल हो सके, सेल की सर्वाइवल के लिए, सेल की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। तो सेल ने इन सब चीजों को लिया, अपनी फंक्शनिंग की, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस किया, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन किया, इन साथ में उसने कुछ चीजों को एक्सक्रीट आउट भी किया है, जैसे कि CO2 एक्सक्रीट आउट हुआ है, जैसे कि कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बने हैं, अमोनिया वगैरह बना है। इन हार्मफुल चीजों को तो हम रख नहीं सकते अपने बॉडी में, तो इनको भी बॉडी से बाहर फेंकना है। तो एक तरफ से चीजें आ रही है और एक तरफ से इन हार्मफुल चीजों को वापस लेके कौन जा रही है, ब्लड ही लेके जा रही है, या लिम्फ भी लेके जा सकती है, राइट। ओके, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस, इन सारी चीजों की ट्रांसपोर्ट किस वजह से होती है, आपके बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होती है, वो हेल्प करती है, राइट। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स को ले लें, है ना, इनवर्टिब्रेट्स की बात इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स में भी बॉडी फ्लूइड है लेकिन वो ब्लड नहीं है, राइट। जैसे अगर आप इंसेक्ट को ले लो, कॉकरोच के पास हीमोलिम्फ है, बहुत ही अलग है वो ब्लड से, वो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर रही है लेकिन गैसेस का नहीं करती है। गैसेस तो कॉकरोच के बॉडी में डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है, हमने पढ़ा था ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, है ना, राइट। और उसके अलावा अगर आप देखो कुछ और ऑर्गेनिज्म को, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि पॉलीफर या सिलेंट्रेटा, उनमें आप कैसे ट्रांसपोर्ट देखते हो, उनके पास कोई बॉडी फ्लूइड नहीं है, वो पानी में है तो बाहर पानी जो है वही एंटर करता है, वाटर के थ्रू ही न्यूट्रिएंट एंड गैसेस उनके सेल के साथ एक्सचेंज हो रही है और उनके बॉडी कैविटीज से वही वाटर निकल जा रही है सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेके, तो उन्हें बॉडी फ्लूइड्स की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि दीज सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट अकर्स वाया बॉडी फ्लूइड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग ले लो या कोई और वर्टिब्रेट ले लो, आप एम्फीबिया ले लो, आप रेप्टाइल ले लो, राइट, बर्ड्स ले लो, फिशेस ले लो, एक्सेट्रा। तो ब्लड एंड लिम्फ ये दो तरह की बॉडी फ्लूइड है। हम पहले ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लड आपके ह्यूमन एडल्ट बॉडी में 5 लीटर ब्लड कम से कम मिलता है, सो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। और ब्लड का जो पीएच है वो थोड़ा स्लाइटली अल्कलाइन है, 7 से ऊपर है, 7.4 है। ये दोनों पॉइंट इसीलिए मैंने लिखा है, आपकी एनसीईआरटी के ही सारे पॉइंट्स, और इन पॉइंट से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, पीएच ऑफ ब्लड ऐसे, या फिर कोई असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया, या कोई बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया which is the correct statement, incorrect statement, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ओके, अगर हम ब्लड पे फोकस करें, लिम्फ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो जो ब्लड है इसमें 55% जो ब्लड की टोटल वॉल्यूम है वो प्रोवाइड कर रही है प्लाज्मा, एंड रेस्ट 45% कौन प्रोवाइड कर रही है ब्लड के वॉल्यूम को, उनकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम सिर्फ सिंपली ब्लड सेल क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ चुपचाप ब्लड सेल्स लिख सकते थे ना, लेकिन सारे के सारे ब्लड सेल्स ट्रू ब्लड सेल नहीं है। जैसे कि प्लेटलेट्स सेल का फ्रैगमेंट है, एक्चुअल सेल नहीं है, सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक्चुअल सेल वो नहीं है, इसलिए हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिख रहे हैं क्योंकि प्लेटलेट को भी तो इंक्लूड करना है। तो 55% जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है, कुछ भी नहीं, प्लाज्मा इज जस्ट अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। यहाँ पे अगर हम लिखें इट्स अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ठीक है। और इस फ्लूइड में आपको क्या मिलेगा, इस फ्लूइड में आपको मिलेगा वाटर, 90 to 92% आपको इसमें मिल जाएगा वाटर। इतना ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा में मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, वाटर। उसके अलावा आपको कुछ प्रोटीन्स मिलेगा, 8% आपको प्रोटीन्स मिलेगा, और 3 तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं इसमें, एक एल्ब्यूमिन, एक ग्लोब्यूलिन, और तीसरा आपका फाइब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन है उसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ऑस्मोटिक बैलेंस से आप क्या समझते हो, ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब ये है बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का जो बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना।
सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी एकदम आइसोटोनिक प्रॉपर रखना है हमें, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये काम है एल्ब्यूमिन का, टू चेक द ऑस्मोटिक बैलेंस। अगर हम बात करें ग्लोब्यूलिन की, आपने एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो एंटीबॉडीज का दूसरा नाम पता है क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो वो एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है। तो वो करता क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। एक बात यहाँ पे देखो, ये फाइब्रिनोजन है। ओजन जब भी हम ऐड करते सफिक्स में एंड में किसी वर्ड के, मतलब वो इनएक्टिव है। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन आपके प्लाज्मा में हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में घूमता रहता है, क्योंकि हम अगर कट नहीं लगा है तो ब्लड क्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। कट लगी है, ब्लड बाहर निकल रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तब हमें इसको एक्टिवेट करके क्लॉटिंग करनी है। अदरवाइज क्लोज ब्लड वेसल में अगर क्लॉटिंग हो गई फिर तो प्रॉब्लम होगा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये सारी डिजीजेस हो सकती है, जो कि होती भी है क्लॉटिंग प्रोटीन की गड़बड़ के वजह से, ठीक है, राइट। तो फाइब्रिनोजन क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये 3 मेन प्रोटीन्स आपको प्लाज्मा में मिलेंगी। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, मतलब आयंस, जैसे कि Na+, Ca2+, Mg2+, Ka+, Cl-, फिर बाइकार्बोनेट आयंस एटसेट्रा। ये कुछ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे आपके प्लाज्मा में। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा में घूमते हुए दिखते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड प्लाज्मा में के थ्रू ही घूमते हुए जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा एंजाइम्स भी आपके प्लाज्मा में ही घूमती हुई जाती है, जो भी एंजाइम्स टारगेट सेल तक पहुंचानी हो, एंड हार्मोन्स भी जैसे हमने क्या देखा था कि हार्मोन्स डक्टलेस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मोन्स जाके कहाँ गिरता है? ब्लड में, और ब्लड इसको कैरी करते हुए लेके जाता है। तो ब्लड के प्लाज्मा में ये हार्मोन्स घूम रहा है, राइट। एंड उसके अलावा आपको कुछ गैसेस भी दिख जाएंगी। गैसेस का मतलब है रेस्पिरेटरी गैसेस की बात कर रही हूं मैं, O2 एंड CO2। तो इस तरह की कुछ चीजें आपके प्लाज्मा में सारी दिख जाएगी। ये प्लाज्मा का पूरा कॉम्पोजिशन है बच्चे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज मोर देन एनफ। अब अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, जो 45% ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करता है, उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले अगर हम सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ये बनता कहां से है? जितने भी ब्लड सेल्स है वो हमेशा आपके बोन मैरो में एक स्पेशल सेल है, बोन मैरो से बनता है। याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आरबीसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम बोन मैरोज, बाद में जाके लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर आल्सो ब्लड सेल्स, राइट। तो ये भी बोन मैरो ही बना रही है, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो ऑल द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम योर बोन मैरो सेल्स। उन सेल्स का नाम है हीमेटोसाइटोब्लास्ट। याद रखना, बोन मैरो सेल्स अगर आप लिखोगे उतना काफी है, लिखने की जरूरत नहीं, होता एमसीक्यू बेस्ड है कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग जरूर कि ये हीमेटोसाइटोब्लास्ट नाम मैंने एक एक्स्ट्रा बताया है, पहले ये एनसीईआरटी में हुआ करता था, अब इसे हटा दिया गया है। तो ये सुपर टॉपर पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो अब बोन मैरो में ये सेल जिस प्रोसेस के थ्रू ये ब्लड सेल्स को बनाता है, उस प्रोसेस का नाम है एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है आपके सारे के सारे ब्लड सेल। लेकिन जब हम एक एम्ब्रियो थे, जब हम एक फीटस थे, उस टाइम पे हमारे बॉडी में बोन्स ही नहीं बने थे, सारे कार्टिलेज थे, तो बोन मैरो कहां से आई? तो क्या ब्लड सेल नहीं था? क्या फीटस में या एम्ब्रियो जब थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका है, क्या उनमें ब्लड सेल नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो उस टाइम पे क्योंकि बोन मैरो एब्सेंट है, तो उनके बॉडी में कौन बनाएगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में योक सैक बनाती है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई ऑर्गन बना ही नहीं है, एम्ब्रियो है, बस बंच ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल है, एक बॉल जैसा है जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, वो है आपकी एम्ब्रियो। ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं उन सेल्स को, है ना। तो ये उस टाइम पे योक सैक बना रही है, ट्रोफोब्लास्ट, ये सारी चीजें एक एक लेयर है एम्ब्रियो के, उसमें से योक सैक बनाती है। तो ये बात जरूर याद रखना। एंड जैसे ही वो एम्ब्रियो थोड़ा और ग्रो होके उसके थोड़े ऑर्गन बन गए, हाथ पैर दिखने लगे, तो फीटस बन गया वो, है ना। तो उसमें स्प्लीन एंड लिवर बनाती है। एक बात देखा आपने, ये जो स्प्लीन है एक टाइम पे जो बना रही है ब्लड सेल को आपकी फीटल स्टेज में, बाद में एडल्ट लाइफ में ये स्प्लीन ही ग्रेवयार्ड बन जाता है आरबीसीज का, है ना। आरबीसीज जितनी भी वॉर्न आउट एंड डेड आरबीसीज है वो जाके स्प्लीन में ही मर जाती है, स्प्लीन में ग्रेवयार्ड है उनका। तो सोचो, एक टाइम पे जो बना रही थी आपकी बॉडी की ब्लड सेल्स, वही बाद में एडल्ट लाइफ में ग्रेवयार्ड बन गया। सच अ ह्यूज, क्या बोलते हैं इसको, एक डिलेमा टाइप ऑफ है ना, राइट। तो एनीवे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या यहाँ पे आपका लिखा हुआ है।
राइट। तो अगर आप देखो कि तीन तरह की जो ब्लड सेल्स है, एक आरबीसी जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, नेक्स्ट है आपकी ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, फिर आता है आपकी थ्रोम्बोसाइट या उसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। आपकी जो आरबीसी है, इसका नाम आरबीसी इसीलिए है, रेड ब्लड सेल्स इसीलिए क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है, रेड पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपके रेड ब्लड सेल्स को, राइट। तो सेल काउंट टोटल कितना मिलेगा आपको, आरबीसी सबसे हाई अमाउंट में आपके ब्लड में होती है, राइट, दैट इज अराउंड 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, पूरे बॉडी में नहीं, पर क्यूबिक मिलीमीटर में इतना है, तो सोचो पूरे बॉडी में कितने आरबीसीज होंगी। ये आपका सेल काउंट है आरबीसीज का। और ये जो आपको सेल काउंट यहां दिख रहा है, ये एक एडल्ट मेल में आपको दिखेगा, ये एडल्ट मेल में आपको दिखेगा, ठीक है, एडल्ट मेल। फीमेल में थोड़ा सा ब्लड काउंट कम होता है। अगर एक एडल्ट फीमेल की अगर हम बात करें, एडल्ट फीमेल की अगर हम बात करें तो उनमें आपको दिखेगा 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ओके। ल्यूकोसाइट्स जो है या डब्ल्यूबीसीज जो है, वो सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में, सिर्फ 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ओनली 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर में आपकी डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, उनकी सेल काउंट है। थ्रोम्बोसाइट की अगर हम बात करें तो इनकी जो सेल काउंट है वो है अराउंड 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, 1.5 लाख to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो अगर रेशियो पूछा जाए इन तीनों के बीच में, अगर आपको रेशियो पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, सबसे ज्यादा होता है आरबीसी, राइट, उसके बाद आपका सबसे ज्यादा होगा आरबीसी, ठीक है, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट, और सबसे लीस्ट होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये उनकी रेशियो है। अब डब्ल्यूबीसी भी कई तरह के होती है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आरबीसी के बारे में और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अगर हम एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज की बात करें तो हमें क्या दिखता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, प्लस ये हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। मैच्योर जो आरबीसीज होते हैं, मैच्योर मतलब पहले तो वो बन के आए बोन मैरो से, तो बनते ही वो इमेच्योर आरबीसीज है, उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स है सब है। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो गया, राइट, मैच्योर हो गया मतलब जब सेल्स ग्रो हो गई, प्रॉपर्ली आरबीसीज बन गई, एरिथ्रोसाइट बन गई, पहले एरिथ्रोब्लास्ट था, ये एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस डीजेनरेट हो चुकी होती है और सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी गायब हो जाते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर जगह हो हीमोग्लोबिन के लिए। तो आप क्या देखते हो, मैच्योर आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है एंड दे आर डिवॉइड ऑफ एनी सेलुलर ऑर्गेनेल, ये इसीलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले हीमोग्लोबिन के लिए। तो अगर आप देखो ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिली हुई है हीमोग्लोबिन को पूरे आरबीसीज के अंदर। नाउ ये जो आरबीसी है मोस्टली सर्कुलर शेप की होती है, ये तो हमने साइड से देखा, अगर ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है आपकी आरबीसी, राइट, कुछ ऐसी दिखती है और अंदर बीच में थोड़ा गड्ढा है, इसीलिए साइड व्यू, जैसे ये तो टॉप व्यू देख रहे थे, अब जैसे आपने साइड व्यू देखा तो आपको इस तरह से दोनों तरफ गड्ढे दिखेंगे, दैट इज कॉन्केविटी, बाई कॉन्केव, इसीलिए हम बोलते हैं शेप उनका सर्कुलर है एंड बाई कॉन्केव है। बाई कॉन्केव इसीलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब इसमें गैसेस एंटर कर रही है, राइट, O2 CO2 एंटर करती है, तभी तो हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड कर पाएगी। तो अगर ये सिर्फ ऐसा ही होता तो कम सरफेस एरिया होता, अगर हमने ऐसे कर दिया है तो अब ज्यादा सरफेस एरिया है, राइट, हमने, आई एम सो सॉरी, एक मिनट, हमने क्या कर दिया है, हमने ऐसा कर दिया है, पहले ऐसा था, तो कम सरफेस एरिया ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना। एक आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह सकती, इतना अमाउंट ऑफ मटेरियल है कि वो 120 दिन तक जिंदा रह सकती है, सो 120 डेज ऑफ लाइफ स्पैन आपको मिल जाएगा, किसका, आरबीसी का। और जैसे 120 डेज खत्म हो गया, अब ये डेड आरबीसी या वर्न आउट आरबीसी, वर्न आउट मतलब थकी हारी, नॉर्मल हिंदी का यही मतलब है, थकी हारी मतलब वो मर चुकी, उसका काम खत्म हो गया है।
उसके बाद वो डेड आरबीसीज कहां पे डिस्ट्रॉय की जाती है? स्प्लीन में। अभी मैंने बताया था ना कि स्प्लीन में ही एक टाइम पे आरबीसीज बन रही थी और अब स्प्लीन में ही आरबीसीज का ग्रेवयार्ड है, वहां जाके वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ल्यूकोसाइट की अगर हम बात करें, अच्छा उससे पहले एक और पॉइंट अगर पूछे तो, अगर आरबीसीज का नॉर्मल काउंट कितना था? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर आरबीसी से ज्यादा हो गई उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, मोस्टली पॉलीसाइथेमिया दिखता है इन केस ऑफ अगर आप किसी हायर ऑल्टीट्यूड पहाड़ों में चले गए, उस टाइम पे पॉलीसाइथेमिया रैंडमली रैपिडली दिखता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत लो है, तो जितना भी ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर आरबीसी काउंट कम है तो उसे हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर किसी को एरिथ्रोसाइटोपिनिया है मतलब उसे अनीमिया भी होगा, क्योंकि आरबीसी कम हो गई मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन था तो अनीमिक होगा, और अनीमिया है मतलब हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम पहुंच रही है सेल के पास, राइट? ओके, सो नाउ नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट कलर की इसीलिए क्योंकि उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, सो इट इज व्हाइट इन कलर एंड शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत ही कम दिनों के लिए आरबीसी डब्ल्यूबीसीज रहती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का काम है टू फाइट विद पैथोजेंस, है ना, पैथोजेंस, डिजीजेस, बैक्टीरिया, इनसे लड़ना इनका काम है। तो एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड आपके बॉडी में कोई ना कोई पैथोजेन, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की एंट्री हो रही है जो हमें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बेचारा फाइट करते हुए उनको मार रहा है और खुद भी मर जा रहा है, तभी वो शॉर्ट लिव्ड है हम बोलते हैं, राइट? सो दे आर शॉर्ट लिव्ड। नाउ डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट हमने 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर देखा। अगर उसकी काउंट बढ़ गई तो हम उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, और ये तब होता है, बढ़ क्यों रही है अमाउंट अचानक से 6000 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि मे बी आपके बॉडी में कोई इंफेक्शन है ना, तो नॉर्मल इंफेक्शन को उसने मार दिया, खुद मर गया, फाइन, बट ज्यादा से ज्यादा इंफेक्शन की डिग्री बढ़ गई तो ज्यादा डब्ल्यूबीसी मर रहे हैं ना, तो बॉडी को ज्यादा डब्ल्यूबीसी और बनाना पड़ेगा ताकि उन पैथोजन के साथ वो लड़ पाए, तो उस केस में आप ल्यूकोसाइटोसिस देखते हो। सो इट मोस्टली इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इट्स एक्चुअली अ सिम्पटम फॉर इन्फेक्शन। अगर आपके ब्लड काउंट में, कभी कभी हम ब्लड काउंट कराने जाते हैं ना, जब कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ वायरल फीवर हुआ, कुछ भी हुआ, तो डब्ल्यूबीसी चेक करते हैं कि एक अमाउंट में बढ़ा है कि नहीं, तो बढ़ा है मतलब इन्फेक्शन है, थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया है। अगर कम हुआ तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है, ल्यूकोसाइटोपिनिया अगर कम डब्ल्यूबीसी से बॉडी में, राइट? ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के साथ लड़ते लड़ते बॉडी की कैपेबिलिटी कम हो जाती है डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन की, इसीलिए। अब ल्यूकोसाइट कई तरह के होते हैं, कैसे हम उसको देखेंगे? ल्यूकोसाइट को समझने के लिए, उनकी कैटेगराइजेशन को समझने के लिए हमें यह देखना है कि इन डब्ल्यूबीसीज में, हालांकि दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस बिल्कुल है ना, सबके सारे डब्ल्यूबीसीज के पास आपको न्यूक्लियस मिलेंगे, लेकिन क्या इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स है? क्या इनके साइटोप्लाज्म में आपको कोई ग्रैन्यूल्स दिखेगा? प्रेजेंस, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, कुछ छोटे छोटे दाने प्रेजेंट है, और ये जो ग्रैन्यूल्स है इनमें स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, ये स्टेन हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं। तो कौन से टाइप ऑफ डाई से हम इसे स्टेन कर रहे हैं उसके हिसाब से ये अलग अलग टाइप के भी आते हैं। अगर ग्रैन्यूल्स है ही नहीं, एब्सेंट है साइटोप्लाज्म में, तो ए ग्रेन्युलोसाइट। तो पहले ए ग्रेन्युलोसाइट देख लेते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट में कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं है, नो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, यहां पे मैं लिख देती हूं नो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स या लैक ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, लैक ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। नाउ अगर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं है, वो ए ग्रेन्युलोसाइट है, दो टाइप के हैं, एक होता है आपका ल्यूकोसाइट एंड दूसरा है आपका मोनोसाइट, है ना, सॉरी लिम्फोसाइट है, ल्यूकोसाइट नहीं होगा बेटा, ये होगा लिम्फोसाइट। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ, दिस इज द लिम्फोसाइट, ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट यहाँ पे, ओके, सो दिस इज लिम्फोसाइट, फाइन। तो लिम्फोसाइट जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो आपका सेल है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, तो यहां लिख देते हैं दिस इज योर लिम्फोसाइट, ओके, लिम्फोसाइट।
साइट, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दो तरह के आपको लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगे, दो तरह के आपको लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगे। एक है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ने वाले हैं। जो बी लिम्फोसाइट है उसका नाम बी इसीलिए है क्योंकि वो बोन मैरो में जाके मेच्योर होता है, राइट। और ये बी लिम्फोसाइट्स आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है स्पेसिफिक टू एन एंटीजन। मतलब चिकन पॉक्स का वायरस गया तो चिकन पॉक्स का ही रिलेटेड एंटीबॉडी बनेगा, दूसरे का नहीं, स्मॉल पॉक्स का नहीं या पोलियोमाइलाइटिस का नहीं, ठीक है। और दूसरा है आपका टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए और डायरेक्ट जाके कभी कभी सेल को मार भी देता है, साइटोटॉक्सिसिटी। इसीलिए ये दोनों के दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो हम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ने वाले इन दोनों सेल्स के बारे में। लिम्फोसाइट कुछ इस तरह से दिखता है, एक सेल और उस सेल में एक लार्ज राउंड न्यूक्लियस आपको दिखेगा। एंड लिम्फोसाइट 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट का वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है आपकी मोनोसाइट। ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, सबसे लार्जेस्ट शेप का सेल है ये, राइट। तो ये जो ल्यूकोसाइट है इसकी जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड है। ये आपको किडनी शेप बीन स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, राइट। एंड ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करता है, ये एक तरह का मैक्रोफैज है। एंड मोनोसाइट की एक और एबिलिटी है, ये डाइपेडेसिस शो करता है। ये डाइपेडेसिस पता है क्या है? डाइपेडेसिस मतलब जैसे अमीबा मूव करता है ना अपने स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस से, तो ये अभी तो राउंड दिख रहा है सेल, ये अपनी स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस बना सकती है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। एंड वो ब्लड कैपिलरी से लीक आउट करके दूसरे सेल या दूसरे टिश्यू में जाके बस सकती है, राइट। ब्लड वेसल के थ्रू जाएगी वो और ब्लड वेसल के बाहर से लीक आउट करेगी ब्लड वेसल के ऊपर। इस तरह से अगर ब्लड वेसल है, ये अगर ब्लड वेसल है ना, ये उसके सेल्स है, एंडोथेलियम सेल्स है। ये जो सेल है आपकी मोनोसाइट, ये लीक आउट करेगी इस तरह से एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू, डिफ्यूज आउट कर जाएगी एंड ये दूसरे ऑर्गन्स में जाके बैठ जाएगी। जैसे कि अगर मोनोसाइट आपके नर्वस टिश्यू में चली गई, ब्रेन में, वो बन जाती है माइक्रोग्लियल सेल। अगर ये मोनोसाइट चली जाती है, लेट्स इमेजिन आपके कनेक्टिव टिश्यू में, मैक्रोफैज बन गए वहां पे जाके, वो हिस्टियोसाइट बोल सकते हैं उसको कनेक्टिव टिश्यू में, राइट। यही मोनोसाइट अगर लिवर में चली गई, कफर सेल बन जाएगी, तो वो उन जगहों पे जाके अपनी फैगोसाइटोसिस कर रही है। फैगोसाइटोसिस मतलब टू ईट डेड डेब्री एंड पैथोजेनिक सेल्स, इंजेस्ट कर लेती है उन सेल को। तो डाइपेडेसिस आपको इसमें दिखेगा। एंड मोनोसाइट क्या होता है, ये आपका किडनी शेप, ये तो मैंने बोला है, एंड दिस इज 6 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट वॉल्यूम दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। फिर आ जाते हैं हम ग्रैन्युलोसाइट में। ये ग्रैन्युलोसाइट भी अलग अलग टाइप की होती है एंड दिस इज बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, मतलब किस तरह के स्टेन से वो या डाई से वो स्टेन हो रहे हैं, राइट। तो अगर वो दोनों एसिडिक एंड बेसिक दोनों टाइप के स्टेन से अगर स्टेन होते, दैट इज न्यूट्रोफिल। अगर वो सिर्फ बेसिक स्टेन से स्टेन होते हैं तो बेसोफिल। अगर वो एसिडिक स्टेन से स्टेन हो रहे तो एसिडोफिल या इओसिनोफिल, सेम है वो। न्यूट्रोफिल सबसे न्यूमरस होता है, न्यूट्रोफिल सबसे न्यूमरस टाइप है, सबसे लार्जेस्ट है। अगर आप देखो 60 to 65% आपकी न्यूट्रोफिल्स है। ये न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक है। तो एक ए ग्रेन्युलोसाइट फैगोसाइटिक है, एक ग्रैन्युलोसाइट है जो फैगोसाइटिक है, न्यूट्रोफिल। एंड हम लोग न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, PMNL। PMNL का फुल फॉर्म क्या है? PMNL का फुल फॉर्म है, यहां मैं लिख देती हूं, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसीलिए बोलते हैं, अगर आप न्यूट्रोफिल के सेल को ध्यान से देखो, इनकी जो न्यूक्लियस है इसमें मल्टीपल लोब दिखेंगी आपको, ऐसे मल्टीपल लोब की सेल है ये, ठीक है। और कभी कभी ये न्यूट्रोफिल, अगर आप ब्लड के नीचे देखोगे, ब्लड को अगर आपने स्लाइड में रख के देखा, ग्लास स्लाइड के नीचे, और आप देखोगे कि कुछ न्यूट्रोफिल में 3 लोब्स है न्यूक्लियस में, किसी में 5 लोब्स है, किसी में 6 लोब्स है, किसी में 7 लोब्स है। ऐसे 5 से 7 लोब्स आपको उसमें दिख जाएंगे, मतलब अलग अलग न्यूट्रोफिल की अलग अलग शेप होगी। ये पता है क्या शो कर रहा है कि कौन सा यंग न्यूट्रोफिल और कौन सा मैच्योर न्यूट्रोफिल है। जो यंग न्यूट्रोफिल होगी उसमें आपको कम लोब्स दिखेंगे न्यूक्लियस के, जैसे जैसे वो ग्रो हो रही है न्यूट्रोफिल या मैच्योर हो रही है, उसकी नंबर ऑफ लोब्स भी इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए पॉली मतलब मेनी, मॉर्फो मतलब फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर
न्यूक्लियस आपको ल्यूकोसाइट में मिलेगा इस न्यूट्रोफिल में। नेक्स्ट आता है बेसोफिल, ये लीस्ट न्यूमरस है, सबसे कम जो ल्यूकोसाइट है आपके ब्लड में पूरे में से वो है बेसोफिल, सिर्फ 0.5 to 1% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट, लीस्ट न्यूमरस। और ये क्या करती है, सीक्रेट हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये जो तीनों चीज है ये इन्फ्लामेशन के दौरान ही प्रोड्यूस होता है, तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ये प्रोवाइड कर रहा है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब अगर आप एसिडोफिल को देखोगे या इओसिनोफिल को देखोगे तो वो भी इन्फ्लामेशन शो कर रही है, तो हम कैसे समझे, देखो इन्फ्लामेशन तभी बॉडी में होगा जब कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, तो WBC का काम ही इन्फेक्शन फाइट करना है, तो कोई भी इन्फेक्शन एंटर हो रहा है तो ये चीजें रिलीज होगी, हेपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, हिस्टामाइन क्या है, वैसोडाइलेटर है, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये तीन चीज क्या करती है, इन्फ्लामेशन के वक्त होगी, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, रेडनेस, वार्म एक्सेट्रा। उस एरिया में आपको जो आप कट भी लगा तो भी कट लगने से भी एक्सटर्नली आपको दिखता है कि वो जगह लाल हो गया है, थोड़ा वार्म हो गया है, वहां स्वेलिंग हो गई है, ये सारी इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स है। सिमिलरली बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन इंटर कर रहा है, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो ये एलर्जिक रिएक्शन में भी इन्फ्लामेशन होगा। सपोज अगर आपने एजमा देखा, एजमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, पिछले क्लास में पढ़ा था हमने, तो उसमें भी तो इन्फ्लामेशन हो रहा था ब्रोंकाई का, है कि नहीं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लामेशन हो रही थी, वो भी तो एलर्जिक रिएक्शन था। इन्फ्लामेशन दोनों में होता है बेटा, ठीक है, बेसोफिल भी कर रहा है, इओसिनोफिल भी कर रहा है, इसमें एलर्जिक रिएक्शन के वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, राइट। एंड आपकी जो इओसिनोफिल है वो 2 to 3% है। हम याद कैसे रखें कि किसका सबसे ज्यादा है परसेंटेज, किसका कम है, तो उस चीज के लिए एक सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला है, आप इस तरह से याद रखो कि नेवर लेट monkeys eat bananas, ठीक है। ये एक सिंपल सा निमोनिक है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो कि N फॉर क्या है, न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उसके बाद क्या है लिम्फोसाइट, राइट, उसके बाद क्या है मोनोसाइट M, उसके बाद क्या है आपकी इओसिनोफिल, और उसके बाद क्या है बेसोफिल, B फॉर बेसोफिल। तो नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ये इजी वे है याद रखने का कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम याद रखें कि सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम किसका नंबर है पूरे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे थ्रोम्बोसाइट के बारे में। अगर हम थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े, ये एक्चुअल ट्रू सेल नहीं है। जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है बच्चे, वो सेल फ्रैगमेंट्स होता है, सेल के टुकड़े होते हैं। तो ये सेल के टुकड़े बने कहां से, किसी लार्ज सेल का तोड़ तोड़ के हम बनाते हैं, राइट। सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट क्या है, ये एक लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स है जो बोन मैरो में ही प्रेजेंट है। देखो फिर से बोन मैरो आ गया, मतलब प्लेटलेट भी बोन मैरो ही बना रही है। तो बोन मैरो में अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स है जो ब्लड सेल्स में सारे सेल्स को बना रही है, एरिथ्रोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट्स को एंड प्लेटलेट्स को। तो मेगाकैरियोसाइट नाम से ही पता चल रहा है कि एक लार्ज मेगा कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, एक लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल है ये, ठीक है। ये जो मेगाकैरियोसाइट है ये टूटता है, इस टूटने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये टूटेगा, टूट के सेल के टुकड़े बना दिए इन्होंने इस तरह से। एंड इन फ्रैगमेंटेशन होते वक्त जब टूट रहा है सेल, तो अंदर की न्यूक्लियस भी डीजेनरेट हो गई, राइट। तो न्यूक्लियस हो गई डीजेनरेट, न्यूक्लियस गायब हो गया, तो प्लेटलेट्स में भी आपको कोई न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। जो लार्ज सेल था वो न्यूक्लिएटेड था, वो टूट चुका है, तो न्यूक्लियस गया। आरबीसी प्लेटलेट दोनों में ही आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। आरबीसी तो फिर भी ट्रू सेल है ना, ये तो ट्रू सेल भी नहीं है, सेल के टुकड़े हैं। अब अंदर लेकिन कुछ इस तरह से कुछ प्रोटीन्स बनी हुई रहेंगी इनएक्टिव फॉर्म में। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो प्लेटलेट्स का यही काम है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स को रिलीज करता है। इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में है, जब कट होगा, इंजरी होगी, तब ये एक्टिव फॉर्म में इसे रिलीज करेगा, या नॉर्मल रिलीज करने के बाद एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। सो दीज आर नथिंग बट द सेल फ्रैगमेंट्स। Mostly they are releasing the blood clotting factor which helps in coagulation of blood, ठीक है। जो भी जब आपकी ब्लड की क्लॉटिंग की जरूरत होती है तब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है। एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
जनरली थ्रोम्बोसाइट का काउंट कितना था, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना। लेकिन उससे अगर कम हो गया उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे। दैट मींस डिक्रीज इन द थ्रोम्बोसाइट काउंट, डिक्रीज इन द थ्रोम्बोसाइट काउंट। और इस वजह से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट कम है, क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोई कट लगता है या इंटरनल इंजरी होती है तो ब्लीडिंग एक्सट्रीमली होता रहेगा, ब्लड को रोकने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। सो दैट कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, दैट कैन हैपन, इट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब अगर हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़े, ब्लड ग्रुप्स, 2 तरह की ब्लड ग्रुप्स हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, केल ब्लड ग्रुप, डफी ब्लड ग्रुप, लेविस ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ एबीओ एंड आरएच वाली ब्लड ग्रुप। एबीओ की अगर हम बात करें, इसको कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इस चीज को पढ़ा था एंड समझाया था लोगों को। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। एंड आपको 4 तरह के डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स दिखेंगे इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। ये 4 तरह की जो ब्लड ग्रुप्स है, ये डिटरमाइन कौन करता है, कौन डिसाइड करेगा कि 4 तरह की है, और कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन एबी होगा, कौन ओ होगा, ये डिसाइड करती है कुछ प्रोटीन्स जिसका नाम है एंटीजन, जो प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। आरबीसी एक सेल है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। सो द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस ऑन द आरबीसी सरफेस। ये जो एंटीजेंस है, ये एंटीजन का मतलब ही है एंटीबॉडी जेनरेटिंग एजेंट्स, इसलिए एंटीबॉडी जेनरेटिंग एजेंट्स, एंटीजेंस। तो ये कर क्या रहा है, एंटीजेंस ये इंड्यूस करता है इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स को किक स्टार्ट करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है आपके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। आपको पता है ये जो पैथोजन वगैरह एंटर करता है, जैसे चिकन पॉक्स एंटर किया अगर ब्लड में आपकी बॉडी में, दैट इज अ वायरस, वो वायरस एंटीजन है, उसने आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जो चिकन पॉक्स को ही मारेगा, उसी से स्पेसिफिक है वो, तो इसीलिए उसे एंटीबॉडी जनरेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये जो एंटीजन आपके ब्लड के ऊपर है, ब्लड सेल्स के ऊपर है, ये कुछ भी नहीं, ये नॉन हार्मफुल एंटीजन है, ये कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहा है, ये बस आपके ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर रहा है। एंड पता है इस प्रोटीन को डिटरमाइन करने के लिए कुछ क्रोमोसोम्स है, कुछ जेनेटिक, ये जेनेटिक्स है, जेनेटिकली डिटरमाइन होता है कि आपके मॉम डैड से आपको ये जीन मिली है। तो एक क्रोमोसोम है, एक जीन है, ठीक है, उस जीन का नाम, उस जीन आपके 9th क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म के 34 लोसाई में प्रेजेंट है। ये एक सुपर टॉपर पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बस बताया, कोई पूछेगा नहीं ये जीन के बारे में, जस्ट ऐसे ही बताया कि ये जीन डिसाइड करती है कि आपके ब्लड सेल के ऊपर ए वाला एंटीजन होगा, बी वाला एंटीजन होगा, या दोनों होगा, या कुछ होगा ही नहीं। अगर ये जीन एब्सेंट है तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो 9th क्रोमोसोम में यूजुअली प्रेजेंट होता है। नाउ देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ 2 नेचुरल एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो ये एंटीजेंस कौन कौन से हैं, एंटीजेंस 2 है, आप सबको पता है ये एंटीजेंस 2 है, एक है आपका ए एंटीजन एंड दूसरा है आपकी बी एंटीजन। तो यहां पे लिख देती हूं एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये 2 एंटीजन है, एंटीजन बी। एंड इन एंटीजेंस के अलावा जो आरबीसी के ऊपर है, इनके अलावा प्लाज्मा में भी कुछ एंटीबॉडीज घूमती रहती है, नेचुरली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, हार्मफुल नहीं है, ये नेचुरली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है। ये नेचुरली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज क्या है, दीज नेचुरली फॉर्म्ड 2 नेचुरल एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा कॉल्ड एज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। सो एंटीबॉडीज क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि ए वाले किसी के अगर ब्लड सेल के ऊपर ए वाला एंटीजन है ना, ए वाला एंटीजन है, तो उसकी बॉडी में, प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ठीक ऑपोजिट वाला, सेम एंटीबॉडी नहीं होगी, राइट। तो ऑपोजिट जो है वो है आपकी बी। सपोज यहाँ पे हमने एक पर्सन को देख लिया, ये उसकी आरबीसी, एक पर्सन की बॉडी है, आरबीसी के ऊपर आपको इस तरह से ब्लू कलर के जो एंटीजन दिख रहे हैं, मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसका नाम है एंटीजन ए। अब उसके पास एंटीबॉडीज होगी ठीक ऑपोजिट वाली, बी एंटीबॉडी होगी ऑपोजिट वाली, ठीक है। अब ये जो बी एंटीबॉडी है, एंटीजन ए है, तो हम इसे बोलेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन सिर्फ ए ब्लड ग्रुप से काम नहीं चलेगा, हमें एक और फैक्टर ब्लड ग्रुप को देखना पड़ेगा।
तभी हम उसकी पॉजिटिव ये है या नेगेटिव है वो बोल पाएंगे। इसीलिए हम सेकंड ब्लड ग्रुप भी पढ़ते हैं, दैट इज RH ग्रुप। RH जो नाम है वो आया है रीसस मंकीज से, क्योंकि रीसस मंकीज में भी यही सेम सिमिलर ब्लड ग्रुप मिला है, तो उसी से हमने स्टडी की, फिर हमने देखा ह्यूमंस में भी है ये फैक्टर, तभी वो नाम आया है रीसस। सो सिमिलर टू रीसस एंटीजन प्रेजेंट इन द रीसस मंकीज, RH एंटीजन्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस। जनरली RH के अगेंस्ट यूजुअली एंटीबॉडीज बनती नहीं है बॉडी में, वो तब बनेगी जब एक्सपोज होगा कोई RH पॉजिटिव वाले ब्लड से। आगे पढ़ेंगे वो हम। तो एक जीन है बेटा, जैसे इसके लिए जीन था है ना ABO के लिए, वैसे यहाँ पे एक जीन है RH जीन। 100% ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन में ये RH जीन प्रेजेंट है, इसीलिए 100% ऑफ योर अफ्रीकन पॉपुलेशन आर RH पॉजिटिव। अगर ये जीन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, अगर ये जीन एब्सेंट है तो RH नेगेटिव। 100% आपके अफ्रीकन पॉपुलेशन के पास ये प्रेजेंट है। 50% ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज के पॉपुलेशन में आपको 50% ये जीन दिखेगी, मतलब 50% है RH पॉजिटिव, 50% नेगेटिव है। जो ट्रू है, ट्रू एंसेस्ट्री जिनका है उनमें 50% ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन पॉपुलेशन। इंडिया में 80% है, मतलब इंडियन पॉपुलेशन में 80% लोगों का ये जीन प्रेजेंट है, तो हम 80% RH पॉजिटिव है, रेयरली 20% आपको RH नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट लिख देती हूं बिकॉज ये आपकी NCERT का पॉइंट है। 80% ऑफ ह्यूमन, स्पेशली अगर मैं यहां पे इंडियन लिख दूं, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन आर RH पॉजिटिव। ठीक है, ये बात याद रखना। नाउ प्रेजेंस अगर है तो RH पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो RH नेगेटिव। तो सपोज ये जो पर्सन था इसके पास एंटीजन A था, एंटीजन A RBC के में होने के बाद भी आपको कुछ और एंटीजन भी यहां दिख रहा है ना RBC के ऊपर, ये है RH एंटीजन। तो अगर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये A तो पहले से ही था, अब हम बोलेंगे RH A पॉजिटिव है। ये A पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है, तो A पॉजिटिव पर्सन है क्योंकि RH एंटीजन A एंटीजन दोनों है, प्लस इसके पास जो एंटीबॉडीज है वो क्या है, एंटीबॉडीज इज एंटीबॉडी B, उल्टा वाला। तभी इसके ब्लड में अगर हमने किसी B पर्सन का ब्लड डाला तो B पर्सन के ब्लड में तो B वाली एंटीजन होगी, तो इस एंटीजन को अटैक करेगा ये एंटीबॉडी। ठीक है, तभी हम हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले चेक करते हैं। आप डॉक्टर बनने वाले हो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिशनर, स्टार्टिंग में ब्लड ग्रुप चेकिंग। ये तो अगर आप मतलब सर्जरी वर्जरी तो बाद की बात है, MD वेमडी करोगे उसके बाद, सबसे पहला जो बेसिक चीज आपको करने दिया जाएगा दैट इज ब्लड ग्रुप चेकिंग। आपको ब्लड ग्रुप चेक किए ना सीखे बिना आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और ये एंड तक आपके काम आएगा। जब भी आप कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो या कुछ भी, आप कोई भी सर्जन अगर आप बन गए फॉर एग्जांपल, कोई भी सर्जरी से पहले आपको ब्लड चेक करना या ब्लड ग्रुप जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सर्जरी के वक्त सीसीज ऑफ कितने यूनिट ऑफ ब्लड आपको जरूरत पड़ेगी, सर्जरी में ब्लड लॉस होता है, तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बता देती हूं कि ये अगर हमने ब्लड ग्रुप्स अलग अलग पढ़े तो उन ब्लड ग्रुप्स में जो 4 ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा है ना, एक A हमने पढ़ा, एक हमने B पढ़ा, एक हमने AB पढ़ा, एंड लास्ट में O, जिनके पास है ही नहीं ये जीन। तो इन ब्लड ग्रुप्स में किस तरह की एंटीजन उनके सरफेस में प्रेजेंट है और किस तरह की एंटीबॉडीज उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, वो एक बार हम जरूर देख लेंगे। तो उससे पहले जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप मतलब कि किस तरह की जीन प्रेजेंट है उन पर्संस में, जो A डिसाइड कर रही है, जो B डिसाइड कर रही है, जो AB डिसाइड कर रही है या O डिसाइड कर रही है। तो वो जीन अगर IA है जीन, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो A होगा। अगर IA स्मॉल I है, ठीक है, तो फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। दोनों केस में A ही होने वाला है। B अगर हम देखें तो उनका होगा IB होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर IB स्मॉल I हुआ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो वो B ही। AB वाले पर्संस में हम देखेंगे IA IB दोनों जीन सिस्टर क्रोमैटिड्स में प्रेजेंट है, तो फिर ये AB होने वाला है। लेकिन जो O है उनके पास ये जीन एब्सेंट है, तो हम स्मॉल I लिखेंगे, एब्सेंट है ये जीन। ठीक है, इसीलिए O है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एब्सेंस ऑफ जीन। ठीक है, अब उनकी A के RBCs की तरफ एक बार नजर डालते हैं। इनकी जो RBCs है
ये आरबीसीज है, ठीक है, एक आरबीसी हमने ले लिया। तो इस आरबीसी में आपको जो ब्लड ग्रुप दिखेगा, जो एंटीजन दिखेगा, सॉरी, वो एंटीजन कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, ये है ए एंटीजन। देखो बेटा, ये डायग्राम को मतलब डायग्राम से एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बना रही हूँ, ऐसा दिखता नहीं है वो, ठीक है। ट्राइंगुलर एंटीजन इज नथिंग बट अ प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है आरबीसी के, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इनका जो एंटीजन है बॉडी में, ये है एंटीजन ए, ठीक है, ये है एंटीजन ए। इनके आरबीसी, इनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी वो एंटीबॉडीज होगी बी वाली एंटीबॉडीज, ठीक है, ये है प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, ठीक है, एंटीबॉडी बी। अब अगर हम देखें नेक्स्ट यहां बी वालों के पास, बी में अगर ये उनकी आरबीसीज है, ये एक आरबीसी है, सिंगल आरबीसी, इसमें जो आपको दिखेगा एंटीजन सरफेस के ऊपर वो कुछ इस तरह से है, दैट इज एंटीजन बी, ठीक है, ये है एंटीजन बी। फॉर एग्जांपल ये है एंटीजन बी, तो यहां पे लिख देते हैं एंटीजन बी। और इन्हीं के ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो कुछ इस तरह से है, ये उनकी एंटीबॉडीज है, ठीक है, ये है एंटीबॉडी ए, ये एंटीबॉडी ए, फाइन, एंटीबॉडी ए। अब अगर ए बी को हम देखें, ए बी वाले पर्संस के आरबीसीज में आपको इस तरह से एंटीजेंस दिखेंगी, इस तरह से आपको एंटीजेंस दिखेंगी। एंटीजन बी भी प्रेजेंट है एंड एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, दोनों ही जीन्स इनमें प्रेजेंट है, तो दोनों ही एंटीजेंस या प्रोटीन्स उनके आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपको क्या दिख गया, आपको यहाँ पे एंटीजन ए भी दिखा, एंटीजन ए भी दिखा है आपको, एंड आपको एंटीजन बी भी दिखी है, दोनों ही दिख गई, ठीक है, इसलिए ए बी। और इनके पास मजे की बात यह है कि कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, नील। अगर इन दोनों में से कोई भी एंटीबॉडीज होती, सपोज ए वाला एंटीबॉडी होता तो वो ए के साथ बाइंड कर जाता, क्लम्पिंग। देखो बाइंडिंग में क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना तो एंटीबॉडी ने आरबीसी से बाइंड किया, दूसरी आरबीसी से बाइंड किया, तीसरी, ऐसे बहुत सारे आरबीसी से बाइंड करके एक साथ इकट्ठा कर लिया उसने आरबीसी को एक जगह पे, इसे क्लम्पिंग बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ये क्लम्पिंग अगर हो गई तो सोचो आरबीसी जो फ्रीली अलग अलग घूम रही थी, अगर वो ब्लड वेसल में एक साथ इकट्ठे हो गई तो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगी ना, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, क्लम्पिंग हो गया, कोएगुलेशन नहीं, इसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। यही चीज होता है यूजुअली आपके, हम क्लॉटिंग के बारे में बाद में पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। अगर हम ओ वालों को देखें, ओ वालों के और ओ पर्संस के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, नील, नो एंटीजन, नो एंटीजन। लेकिन अगर हमने इनकी एंटीबॉडीज को देखा, एंटीबॉडीज इनके पास क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज आपको दोनों दिखेंगी, आपको दोनों एंटीबॉडीज दिखेंगी, आपको कुछ ए वाली एंटीबॉडीज दिखेंगी, ठीक है, आपको कुछ ए वाली एंटीबॉडीज दिखेंगी और आपको कुछ बी वाली एंटीबॉडीज भी दिखेंगी, दोनों ही दिखती है, ठीक है, बी वाली भी दिखेगी, मतलब एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है एंड एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है, दोनों एंटीबॉडीज इनके पास प्रेजेंट होती है। इसीलिए अगर मैंने ओ पर्सन को ए वाला ब्लड दिया तो ये ए एंटीबॉडी ए अटैक करेगी, अगर बी वाला ब्लड दिया तो एंटीबॉडी बी अटैक करेगी, तो ओ नहीं ले सकती है किसी से भी ब्लड सिवाय अपने आप से। तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किसको ये ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं और किसको नहीं। सो whom they can donate to, ए ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, अपने आप को डोनेट कर सकता है, अपने आप को मतलब जो उनके ही ब्लड ग्रुप वाले हैं, ए वालों को कर सकता है, एंड ए बी वालों को भी ये डोनेट कर सकता है, ए बी वालों को, राइट, क्योंकि ए बी के पास यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज आ जाएगी जो इनको मार सकती है, ये एंटीबॉडी एंटीजन बी को के साथ ज्वाइन कर सकती है। लेकिन हमने ए बी को ब्लड दिया क्यों था, क्योंकि ए बी की खुद की आरबीसी कम हो गई थी, ब्लड लॉस हो गया, आरबीसी गई ना, तो हमने नया आरबीसी दिया, तो ये अपने आप को तो ये मारेगी नहीं, है ना, एंटीबॉडीज इसके पास है ही नहीं कुछ भी कि एंटीजन ए को वो मारे, जो नया ब्लड लिया है, डोनर ए है, रेसिपिएंट ए बी है। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए हम दे सकते हैं उससे ब्लड, और किसी को ए डोनेट कर सकता है नहीं। और ए जो है वो किससे रिसीव कर सकता है, वो खुद से रिसीव कर सकता है,
एंड वो O से रिसीव करता है, क्योंकि O की जो भी आएगी इसके पास, है ना, कोई एंटीजन ही नहीं है, O इसने इसको प्रोवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी एंटीबॉडीज आई है ए वाली, एंटीबॉडी ए वाली, जो इसको डैमेज कर सकती है। लेकिन ए वाला ब्लड क्यों ले रहा था? अगेन वही, क्योंकि इसके पास खुद ब्लड लॉस हो चुका था, आरबीसी गायब हो गई थी, तो उसने किसी की आरबीसी को बोरो किया। जिसकी आरबीसी को उसने बोरो किया उसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना ये एंटीबॉडी बी मारेगी इसको और ना ये इसको कुछ डैमेज कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। अगर हम बी की बात करें, वही सेम, बी अपने जैसे ब्लड ग्रुप को दे सकता है एंड ए बी को प्रोवाइड कर सकता है। किससे रिसीव कर सकता है? वो ब्लड खुद से रिसीव कर सकता है एंड ओ से। ए बी की अगर हम बात करें, डोनेट ब्लड टू ओनली ए बी, सिर्फ अपने जैसे ब्लड ग्रुप वालों को ही वो डोनेट कर सकता है। अगर इसने प्रोवाइड कर दिया ब्लड ए वाले को, तो इसके ए वाले एंटीजन को एंटीबॉडी, सॉरी बी वाले एंटीजन को एंटीबॉडी बी मार डालेगी। अगर इसने बी को ब्लड दे दिया तो एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को मार डालेगी मतलब क्लम्पिंग कर देगी, वही, ठीक है। और ये रिसीव किससे कर सकती है? ये ए से रिसीव कर सकती है, हमने देखा था। ये बी से रिसीव कर सकती है, अपने जैसे ब्लड ग्रुप वालों से रिसीव कर सकती है, ओ से भी रिसीव कर सकती है। तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये हो गई यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओके, रेसिपिएंट। अगर हम बात करें ओ की, ओ किससे ब्लड, किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? ओ ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, ओ बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ओ ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, एंड वो अपने जैसे ग्रुप वालों को भी डोनेट कर सकता है, लेकिन वो रिसीव सिर्फ अपने जैसे ब्लड ग्रुप से ही कर सकता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ये है यूनिवर्सल डोनर, वो भी ओ नहीं, ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। ओ पॉजिटिव वाले ने, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? आरएच फैक्टर वाला बात हो गई ना। अगर यहाँ पे अगर आप छोटा सा देख लो, ये एक छोटा सा पॉइंट में यहाँ लिखना चाहूंगी, दैट जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो है ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर जो है वो है आपका O नेगेटिव। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर O पॉजिटिव को O पॉजिटिव को अगर हमने O नेगेटिव के पास ब्लड डाल दिया, O पॉजिटिव की ब्लड O नेगेटिव में डाल दिया, दोनों ही O है, लेकिन नेगेटिव था ना वो जो डोनर, जिसने डोनेट, जिसके पास आया है, वो नॉट डोनेट, ये रेसिपिएंट है, सो सॉरी। तो ये रेसिपिएंट है और सपोज हमने इसको O पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया, राइट, तो क्या होगा? इसके बॉडी में RH पॉजिटिव आ गया, है ना। तो अब ये इसकी बॉडी ये एंटीबॉडीज बनाएगी, कौन सी एंटीबॉडीज बनाएगी? RH एंटीबॉडीज बनाएगी और अटैक करेगी इसके सेल को। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि O पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन है यूनिवर्सल डोनर, तो O नेगेटिव, उसके पास RH वाली जीन है ही नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो हमने ब्लड ग्रुप की इनकॉम्पेटिबिलिटी तो देख लिया कि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया, मिसमैच किया, तो क्या दिक्कत हो सकती है? क्लम्पिंग। सेम RH फैक्टर भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करें, मेनली ये देखा जाता है, ऑफकोर्स ह्यूमन टू ह्यूमन तो देखेंगे, एक और केस आता है जिसमें माँ और बच्चे के बीच में ये इनकॉम्पेटिबिलिटी अगर हुई तो दिक्कत आ सकती है। अगर माँ RH पॉजिटिव है और बेबी RH नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर माँ RH नेगेटिव हुई, द मदर इज RH नेगेटिव एंड उसने एक RH पॉजिटिव फीटस को कंसीव किया है, ये कब पॉसिबल है? जब फादर, इस बच्चे का जो फादर है वो अगर RH पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली वो डोमिनेंट जीन है, तो चांसेस ये है कि एक तो 100% बच्चे, सॉरी 75% बच्चे RH पॉजिटिव ही होंगे। क्योंकि माँ RH नेगेटिव क्यों थी? बिकॉज मदर इज RR, स्मॉल r, जो फादर है वो ये है कैपिटल R या फिर कैपिटल R स्मॉल r, जो भी हो। इस केस में 75% बच्चे पॉजिटिव होंगे, इस केस में 50% बच्चे RH पॉजिटिव होंगे। तो सपोज जो मदर है वो प्रेग्नेंट हो गई है विद एन RH पॉजिटिव फीटस यहाँ पे, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आरबीसीज जो है वो कभी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। और ये RH पॉजिटिव चीज कहाँ पे है? एंटीजन आरबीसीज के ऊपर। RH नेगेटिव मतलब कोई एंटीजन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी प्लेसेंटल बैरियर से यहाँ वहां मूवमेंट नहीं हो रही है आरबीसीज की। आरबीसी बड़ी सेल है, प्लाज्मा को क्रॉस करके नहीं जा सकती,
तो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्चुरेशन के वक्त मतलब जब बेबी की डिलीवरी हो रही है, फीटस की डिलीवरी हो रही है, द प्लेसेंटा रप्चर्स, ये टूट जाता है प्लेसेंटा, ब्लीडिंग हो रही है, ऑब्वियसली प्लेसेंटा को हमने खींचा है, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर, है ना। जैसे ये रप्चर हो गई एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड, जो कि RH पॉजिटिव था, फीटल ब्लड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो गया, थोड़ा बहुत, प्लेसेंटा टूटा, प्लेसेंटा क्या था, RH नेगेटिव था, तो मदर के ब्लड के साथ थोड़ा बहुत मिक्स हुआ, तो इमीडिएटली मदर की ब्लड क्या करेगी, मदर की ब्लड तो RH नेगेटिव थी, वो इमीडिएटली उसने देखा ये तो कुछ और एंटीजन है, मेरे बॉडी जैसा नहीं है, RH पॉजिटिव है, एंटीबॉडी बना देगी। तो पहले बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं हुई, वो आराम से पैदा हो गया, लेकिन मदर की बॉडी में एंटीबॉडी अब रह गई है। कौन सी एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी। तो जब वो मदर, सेम मदर दोबारा प्रेग्नेंट होगी, सेम मदर जिसके पास अभी एंटीबॉडीज है, RH एंटीबॉडीज है, वो जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी या सब्सिक्वेंट जितनी भी प्रेगनेंसी उसकी आगे होगी, और अगर वो फीटस RH नेगेटिव ही है, तो फादर सेम है तो RH पॉजिटिव, सॉरी RH पॉजिटिव है तो फादर पॉजिटिव था तो बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा, जो मैंने आपको बताया 75% या 50%। तो उस केस में पहले आरबीसीज तो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर रही थी, लेकिन जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ रहती है, वो तो प्लाज्मा में रहती है ना, सीरम है, और ये एंटीबॉडीज बहुत छोटी एंटीबॉडीज होती है, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, IgG आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो वो एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकती है प्लासेंटल बैरियर। यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हो रही थी क्योंकि एंटीजन आरबीसी के ऊपर है, आरबीसी क्रॉस नहीं कर सकती, प्लाज्मा तो कर सकती है, वो भी ये वाली एंटीबॉडी जो सबसे छोटी है, उसने क्रॉस किया और जाके क्या किया, ये RH पॉजिटिव ब्लड को अटैक करने लगा, ये एंटीबॉडीज, ये RH एंटीबॉडीज है तो RH पॉजिटिव एंटीजन को, RH एंटीजन को अटैक करेगी। अटैक से क्या हुआ, वही क्लंपिंग हुई, एग्लूटिनेशन ऑफ द फीटल आरबीसीज, तो फीटल आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड एंटर्स द फीटल ब्लड स्ट्रीम। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, एकदम जैसे ही नोट्स मिले हमेशा हमेशा के लिए नोट्स को अपने पास रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है। क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इट एंटर्स द फीटल ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रॉयज द फीटल आरबीसी। क्योंकि फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब एरिथ्रोसाइट को तोड़ना, डिस्ट्रक्शन करना। किसके एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो रही है, फीटस की, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो अगर फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है मतलब हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, मतलब एनीमिक है। तो जो बच्चा है सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त जो बच्चा पैदा हुआ है या अंदर ही, वो सीवियर एनीमिया से सफर करेगा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान ही चल रही है ना ये चीज, तो बच्चा सीवियर एनीमिक होगा और ये भी हो सकता है इट मे डाई, है ना। ब्लड हीमोग्लोबिन ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रहा है बॉडी में ठीक ठाक, तो बच्चा मर भी सकता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोलाइटिक, मतलब ब्लड सेल की टूटना, हीमोलाइसिस, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ओके, दिस कैन लीड टू सीवियर एनीमिया एंड मे बी ऑल्सो डेथ। लेकिन हम कुछ इंजेक्शन के थ्रू इस चीज को रोक सकते हैं। कौन से इंजेक्शन के थ्रू रोक सकते हैं, बाय इंजेक्टिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after first parturition, immediately after delivery of first child, ठीक है, of first child, this can be prevented, क्या प्रिवेंटेड, मदर के बॉडी में मुझे एंटीबॉडी बनाना ही नहीं है, जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, रप्चर हुआ, अभी चांस है ना बनने का, तो मैं ये रोक दूंगी, ये इंजेक्शन देके, इस इंजेक्शन का नाम है रोगैम इंजेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की क्लॉटिंग कैसे हो रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग इट मेनली अकर्स इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी, कोई इंजरी हुई है इंटरनल या एक्सटर्नल, उस वजह से क्लॉटिंग हो रही है, राइट, वेयर ब्लड वेसल इज रप्चर्ड, ब्लड वेसल रप्चर हुआ है तभी तो ब्लड लॉस हो रही है, तभी तो ब्लड निकल रही है,
राइट। तो प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, ज्यादा ब्लड लॉस, एकदम कुछ कट गया है, ब्लड लॉस रप्चर हो गई, ब्लड वेसल रप्चर हो गई, तो ब्लड निकलता जाएगा, मुझे उसे रोकना है। उसे रोकने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरी बॉडी एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बनाएगी। स्कम इज नथिंग बट एक ड्राई टिश्यू टाइप, स्किन टाइप स्ट्रक्चर, उसे बोलेंगे हम लोग क्लॉट या कोएगुलम, इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजरी कॉल्ड एज क्लॉट एंड कोएगुलम। तो ये डार्क रेडिश स्कम बना किससे था, ये बना था एक थ्रेड जैसे कुछ नेटवर्क से। थ्रेड कुछ भी नहीं, प्रोटीन नेटवर्क है, ये प्रोटीन की थ्रेड्स ने बनाई है, उनका नाम है फाइब्रिन। ठीक है, ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन रेड और डार्क रेडिश क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें कुछ आरबीसी ट्रैप हो गई, ये ब्लड वेसल रप्चर हुआ था ना, आरबीसी निकल रही थी, ये ब्लड वेसल रप्चर हुआ था और यहाँ से आरबीसी भी निकल रही थी ना ब्लड लॉस के साथ। अब प्लेटलेट्स ने जाके यहाँ पे एक प्लग जैसा बना दिया है, फाइब्रिन ने जाके वहां पे एक क्लॉट बना दिया है, तो जो आरबीसी थी वो भी ट्रैप हो गई, तो उन डेड आरबीसी की वजह से ये कलर दिखता है रेड वाला। ठीक है, नाउ ये जो फाइब्रिन है जिसमें कुछ डेड आरबीसी एंड अदर ब्लड सेल्स भी ट्रैप्ड है, ये फाइब्रिन आया कैसे, हमने अभी ये पढ़ा कि क्लॉट बना है थ्रेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज फाइब्रिन, बट फाइब्रिन ऐसे फ्री में एक्टिव तो घूम नहीं रहा था, वो फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में घूम रहा था ना, आपके प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन था, एक प्रोटीन मैंने बताया था, इनएक्टिव था, तो इसे एक्टिवेट किया गया है। किसने किया है, थ्रोम्बिन ने किया है। अब ये थ्रोम्बिन कहां से आया, थ्रोम्बिन आया एक और इनएक्टिव स्टेट में, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में घूम रहा था, है ना, आपके प्लेटलेट्स में था, तो ये प्रोथ्रोम्बिन भी आपकी इनएक्टिव थी, इसलिए प्रो या ओजन मतलब इनएक्टिव, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ है, थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ है, इस एक्टिव थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फिर एक्टिवेट किया फाइब्रिन में। तो लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाया किसने, जैसे थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाया, थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया किसने, उसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स ऑफ, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मतलब एक पूरा का पूरा बहुत सारे ग्रुप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, तो थ्रोम्बोकाइनेस, प्रोथ्रोम्बिनेस, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड। मेनली जो आपको याद रखना है वो ये है, आपको जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है थ्रोम्बोकाइनेस अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये लिखा है, तो थ्रोम्बोकाइनेस एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस के साथ साथ ये भी है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोला है। तो अगर आप सिर्फ थ्रोम्बोकाइनेस को याद रखेंगे तो बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों ने मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया है, थ्रोम्बिन में, ताकि ये थ्रोम्बिन आगे जाके फाइब्रिन बना पाए। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस आया कैसे था, ये तो सब ये एक एंजाइम है, ये सारी चीजें ऐसे फ्री में घूम रही थी, ये सब एंजाइम ने मिलके इन कन्वर्जन को किया, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में घूम रही थी। ये एक्टिवेट कब हुई, जब इंजरी हुई ना, आपको इंजरी हुई है तभी तो ये सब चीजें बनी है। तो इंजरी के वक्त दो चीजें एक्टिवेट होता है, एक तो एक इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब है जब कट लगी है तो ब्लड वेसल रप्चर हुआ है, अंदर रप्चर हुआ है, ब्लड वेसल के अंदर जितने भी प्लेटलेट्स है एंड द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है, इसलिए इंट्रिंसिक पाथवे। प्लेटलेट कहाँ है, बाहर थोड़ी घूम रहा था, ब्लड वेसल के अंदर था। इसने एक्टिवेट किया है इस थ्रोम्बोकाइनेस को कैल्शियम के हेल्प के थ्रू। कैल्शियम प्लेज अ ह्यूज रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। एंड सिर्फ ब्लड वेसल ही थोड़ी रप्चर हुआ था, जब कट लगा है आपको, पहले टिश्यू कटा, स्किन कटा, स्किन के नीचे की टिश्यू कटी, उसके बाद जो टिश्यू में ब्लड वेसल था वो रप्चर हुआ, तो ये आसपास की जो स्किन है, इंजर्ड टिश्यू है, वो टिश्यू भी कुछ रिलीज करती है ना। सो दैट इज एक्सट्रिंसिक, क्योंकि ब्लड वेसल के बाहर है ना ये टिश्यू, तो एक्सट्रिंसिक बाहर की पाथवे। याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साइट ऑफ, एट द साइट ऑफ इंजरी द इंजर्ड टिश्यू और द डैमेज टिश्यू, यही आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, द डैमेज टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेस, राइट। और क्या लिखा है, द इंजर्ड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल helps in formation of thrombokinase। तो ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये दोनों सेंटेंस मेंशन्ड है, इन दोनों सेंटेंस का मतलब ही यही है। अब जाके ये पूरा बना है, तो उन्होंने आपके एनसीईआरटी में उल्टा लिखा हुआ है, फाइब्रिन बना फाइब्रिनोजेन से, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिन को बनाया, थ्रोम्बिन बना प्रोथ्रोम्बिन से, एंड सो ऑन। इसीलिए मैंने इसी फॉर्मेट में एकदम ये आपकी एनसीईआरटी के जो वो पैराग्राफ है ना, उसी का ही वो पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है, तो इसे याद रखिएगा। एंड ये भी याद रखना कि कैल्शियम प्लेज अ ह्यूज रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट
रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमने कैल्शियम को हटा दिया है ना, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जो कि तब होता है जब आपके घर पे कोई डायग्नोसिस वाला आता है आपके हाथ से ब्लड लेके जाने के लिए, तो वो ब्लड जो लेके जा रहा है अपने लैब तक, इतने देर तक वो जाएगा, तब तक तो ब्लड क्लॉट हो जानी है। तो क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने उस टेस्ट ट्यूब या एपेन ड्रॉप ट्यूब के अंदर EDTA इथिलीन डाइअमीन टेट्रासीटेट एक केमिकल डाला हुआ है, या ऑक्सलेट या साइट्रेट डाला हुआ है। ये कैल्शियम को हटा देता है ब्लड से, कैल्शियम को इनएक्टिव कर देता है। तो कैल्शियम इनएक्टिव हो गया तो इसमें से कोई प्रोसेस नहीं होगा, तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, वो आराम से लेके जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, जो आपकी दूसरी बॉडी फ्लूइड है, वो भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है। अगर हम लिम्फ के बारे में डिस्कस करें, लिम्फ कुछ भी नहीं, वो ब्लड ही है, वो ब्लड ही है, लेकिन उसमें आरबीसीज नहीं है और लार्ज प्रोटीन्स नहीं है। सो ब्लड माइनस आरबीसीज प्लस लार्ज प्रोटीन्स इज योर लिम्फ। अब ये लिम्फ आया कैसे, किस तरह से बना है ये लिम्फ? ये लिम्फ आपके ब्लड से ही बना है, ठीक है। कैसे बनता है? ये सपोज आपकी ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल, ये आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड जा रही है, आर्टरी टूट गई, और मतलब टूट गई इन द सेंस वो डाइवर्ज हो गई, ब्रांच आउट हो गई इनटू आर्टेरियोल्स, ठीक है। आर्टेरियोल्स ने फिर जाके क्या बनाया? ये कैपिलरीज बनाया। अब कैपिलरीज के बीच बीच में जो जगह है, यहाँ पे कैविटीज है, यहाँ पे आपके सेल्स एंड टिश्यूज है, और किसी एक ऑर्गन में जाके कैपिलरी बनता है, राइट। तो ये जो आपके सेल्स एंड टिश्यूज है, यहाँ पे ब्लड डिफ्यूज हो रहा है कैपिलरी पॉइंट में, इसका सॉरी यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है ब्लड की, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो प्रोवाइड कर रहा है उन टिश्यूज को। तो टिश्यू के ऊपर जो ये आ गया है, ये टिश्यू फ्लूइड है, दिस इज टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड फिल्टर्स इनटू टिश्यू फ्लूइड। अब इन टिश्यूज में जो ब्लड आया है, टिश्यू फ्लूइड, यही फिर वापस यहाँ पे एक वेसल है उसके अंदर एंटर कर जाती है। ये लिम्फ वेसल है जो आपके हर एक कैपिलरीज के बीच में से गुजर रही है, ताकि वो टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट कर पाए। तो यही टिश्यू फ्लूइड आपकी लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर करती है। दिस इज योर लिम्फ कैपिलरी, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है। तो क्या एंटर हुआ यहाँ पे? यही टिश्यू फ्लूइड एंटर हुई है। टिश्यू फ्लूइड कहां से आया था? ब्लड से फिल्टर होके आया था, डिफ्यूज होके। अब ये टिश्यू फ्लूइड जा रही है, कहां पे जा रही है? लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करेगी टू फॉर्म लिम्फेटिक डक्ट। जैसे यहाँ पे ब्लड कैपिलरी बनाती है वेन, वैसे ही लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ डक्ट सारे के सारे आपके ब्लड के वेसल में फिर से ज्वाइन हो जाता है, वीना केवा। तो ये कैरी क्या कर रही थी? यहाँ पे क्या क्या था? कुछ O2 कैरी कर रही होगी, है ना, कुछ फैटी एसिड या फैट या लिपिड कैरी कर रही होगी। तो ये भी न्यूट्रिएंट एंड गैसेस कैरी कर रही है आपके लिम्फ, ठीक है। वो जाके फिर वापस वीना के बाद वापस हार्ट। तो ये सर्कुलेशन है आपके, लिम्फेटिक सर्कुलेशन है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। इस तरह से लिम्फ बनती है, फिर प्यूरिफाई होगी हार्ट में, एंड सो ऑन। बना भी ब्लड से था, वापस भी ब्लड में जा रहा है। So lymph also carries nutrient, glucose, fatty acid, etc., monoglyceride, right, and hormones. जैसे कि आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा होगा, इलियम से मेनली लैक्टियल्स निकलती है, वो लिम्फ कैपिलरीज है। Fats are absorbed through lymph in the lacteals or lymph capillaries present in the intestinal villi. तो आपको इंटेस्टाइनल विलाई में भी वो लिम्फ कैपिलरी दिखेगी जो ब्लड कैपिलरी के ठीक आसपास है, ताकि ब्लड से वो लिम्फ बना पाए और वहां पे ही क्या एंटर हो जाए? फैट। आपके इंटेस्टाइन से जो फैट आपने एब्जॉर्ब किया है वो वहां एंटर होगा, और वो फैट फिर लिम्फ कैरी करते हुए बाद में ब्लड में ही जाके फेंकेगा, ठीक है, राइट। सो यस, आपकी जो लिम्फ है वो कलरलेस इसीलिए क्योंकि उसमें आरबीसीज नहीं है, राइट, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स लिम्फोसाइट, जो कि इम्यून प्रोवाइड करने वाली आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो प्रेजेंट है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली लिम्फोसाइट इम्यून रेस्पॉन्स देती है, बी लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइट से। सर्कुलेटरी पाथवेज की अगर हम बात करें, दो तरह की सर्कुलेशन हम देखते हैं, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। सर्कुलेशन ऑफ क्या? सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो किसी एनिमल ने, जैसे कि अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स की बात करो, उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो पोरली डेवलप्ड होती है, प्रॉपर ब्लड वेसल नहीं है, उनके पास आर्टरीज भी बहुत पोरली डेवलप्ड है, वेन्स भी बहुत पोरली डेवलप्ड है, और कैपिलरीज तो है ही नहीं, सो दे लैक कैपिलरीज। अब क्योंकि कैपिलरीज नहीं है तो आर्टरीज से जो ब्लड आ रही है, आर्टरीज से जो ब्लड आ रही है, ये ब्लड ऐसे मूव करेगी और जाके लार्ज साइनस यहाँ पे गिर जाएगी। ये लार्ज साइनस का मतलब है एक लार्ज कैविटी बॉडी की, जहां पे सारे ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल ये सब है। तो ये जो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज है, दे आर बेदिंग इन ब्लड। सो दीज ब्लड सेल्स, दे आर बेदिंग इन ब्लड, दे आर कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। बेदिंग इन ब्लड मतलब नहा रहे हैं वो ब्लड में पूरे की तरह। इनकी जो ब्लड है उसे हम यूजुअली हीमोलिम्फ बोलते हैं, या बेदिंग इन बॉडी फ्लूइड भी आप लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग बेदिंग इन ब्लड, आप लिख सकते हो बेदिंग इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है,
बॉडी फ्लूइड, क्योंकि ब्लड की कॉम्पोजिशन अलग है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ फिर बॉडी फ्लूइड टिश्यू में जा रही है, टिश्यू से जो भी एक्सचेंज हो रही है मटेरियल उसको फिर वापस लेते हुए ये वेन से बाहर निकल जा रही है। सो वेरी पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल आपको दिखेगा। दे ऑल्सो लैक कैपिलरीज। बॉडी फ्लूइड डायरेक्टली फ्लोज इनटू लार्ज बॉडी कैविटीज कॉल्ड एज साइनसेस, ठीक है, जिसके अंदर साइनस मतलब बॉडी कैविटी, और इस बॉडी कैविटी के अंदर उनके सेल्स, ऑर्गन्स, ये सब चीजें प्रेजेंट है। सो दीज ऑर्गन्स आर बेदिंग इन ब्लड, है कि नहीं। जैसे कि आर्थ्रोपोडा में आपको दिखेगा, मोलस्का में आपको दिखेगा। अगर आप क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात करो, ये प्रॉपरली डेवलप्ड है, जो मोस्टली आपको वर्टिब्रेट्स में दिखेंगी, कुछ इनवर्टिब्रेट्स के पास भी होता है, जैसे कि अर्थवर्म, एनालिडा। तो क्लोज में आप क्या देखोगे, ये बॉडी फ्लूइड गई आर्टरी, आर्टरी से वो आर्टेरियोल में एंटर करी, आर्टेरियोल से वो उसने कैपिलरी में एंटर किया, है ना। देखो अभी तक टिश्यूज के कांटेक्ट में आया नहीं है, टिश्यूज यहाँ छोटे छोटे जो कैपिलरी ने कैविटी बनाई हुई है वहां प्रेजेंट है। तो यहां से डायरेक्टली डिफ्यूज होगा, टिश्यूज में पहुंचेगा, है ना, जैसे हमने लिम्फ में देखा था, वही ब्लड इस तरह से पहुंचा रहा है, डिफ्यूज कर रहा है अपने न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को सेल्स के पास। सेल्स ने ले लिया सारे गैसेस को, न्यूट्रिएंट को, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो वापस डाल देगा। फिर वापस कैसे डाला उसने, जो भी चीजों को उन्होंने यहाँ पे डाला वापस, ये चीज फिर वेन्यूज से निकलते हुए, वेन से निकलते हुए वापस हार्ट में चली जाएगी। तो ये क्लोज टाइप है, यहाँ आपको कैपिलरीज दिख रही है। क्लोज टाइप ब्लड फ्लोज थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट ऑफ वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल। देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस डिफ्यूजेस इन सेल्स थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन, जैसे कि एनालिडा में या हायर वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स में आपको दिखने को मिल सकता है। सारे कॉर्डेट में नहीं, एक एक्सेप्शन है, यूरोकॉर्डेटा जो होता है ना, जो सबसे पहला वाला कॉर्डेट है, थोड़ा फॉल्स कॉर्डेट टाइप है, उसमें ओपन टाइप होते हैं, ठीक है। एनीवे वो आप एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हो। आगे देखेंगे कि अब हमें वर्टिब्रेट्स में किस तरह की आपको हार्ट दिखती है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है, जैसे कि फिश ले लो, एम्फीबिया ले लो, रेप्टाइल ले लो, मैमल्स ले लो, बर्ड्स ले लो, एक्सेट्रा, उसमें आपको अलग अलग तरीके की हार्ट दिखेंगी। लेकिन ये हार्ट चेम्बर जितने भी क्यों ना हो, सारे के सारे मस्क्यूलर ही है, दे आर ऑल मस्क्यूलर हार्ट। अब अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में आपको क्या दिखता है, दे यूजुअली हैव अ टू चेम्बर्ड हार्ट, एक एट्रिया एक ही वेंट्रिकल। एट्रिया में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रही है वो एंटर करेगी, इसी एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर गिल्स में चली जाएगी फॉर ऑक्सीजनेशन। तो फिशेस में ऑक्सीजनेशन गिल्स में होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वेंट्रिकल से निकल के गिल्स में जा रही है, वो वाटर से बाहर आउटसाइड जो पानी है वहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रही है, CO2 निकाल रही है, ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजनेटेड हो गया। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से फिर बॉडी को प्रोवाइड की जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड की जा रही है किसको, बॉडी को, राइट, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस ऑक्सी ब्लड लिख रही हूँ क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है, यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे लिख देती हूँ, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी को प्रोवाइड कर रही है। फिर बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस किया, वो वापस फिर जाएगी और एट्रियम में एक्सेट्रा। तो इस तरह से उनकी सर्कुलेशन चल रही है, एक ही बारी में ही ब्लड गुजर रही है हार्ट से, देखो वन टाइम ओनली, इसीलिए इसे हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें एम्फीबिया की या रेप्टाइल्स की, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो रेप्टाइल और एम्फीबिया की अगर हम बात करें, उनकी 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको उनमें दिख जाएगी, 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल। तो इनमें राइट एट्रियम में बॉडी से सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, साइनस विनोसस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही साइनस विनोसस है, ठीक है, यही साइनस विनोसस है। तो साइनस विनोसस से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आई राइट एट्रियम में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके गिरी कहां पे, वेंट्रिकल में, एक ही वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, कहां से, लंग्स से आ रही है। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यह है पल्मोनरी वेन, यहां लिख देते हैं, दिस इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वेंट्रिकल में आ गई, वेंट्रिकल में पहले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ऑक्सीजनेटेड आ गया तो मिक्स्ड ब्लड बन गया।
तो यही मिक्स्ड ब्लड फिर वेंट्रिकल से निकल के जाएगी थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्रंकस आर्टेरियोसस या कोनस आर्टेरियोसस इसका नाम है। आर्टरी है, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये भी वेन है विनोसस, ये भी वेन है टुवर्ड्स द हार्ट, राइट। अब ये जो आपकी ट्रंकस आर्टेरियोसस है, इट इज कैरी मिक्स्ड ब्लड, ये मिक्स्ड ब्लड कैरी करके कहां पे ले जा रहा है, बॉडी के पास और लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। अगर एम्फीबिया है तो सिर्फ लंग्स नहीं, ये गिल्स में भी लेके जाएगा, अगर टैडपोल है तो बक्फेरिंजियल कैविटी में लेके जाएगा या स्किन में लेके जाएगा, क्योंकि एम्फीबिया में आपको हर तरह का रेस्पिरेशन दिखता है फॉर ऑक्सीजनेशन, है ना, राइट। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 बार हार्ट से ब्लड गुजर रही है, एक बार साइनस वेनोसस से ब्लड आ रहा है, एक बार पल्मोनरी से आ रहा है, इसीलिए इनमें डबल सर्कुलेशन तो है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है क्योंकि मिक्स्ड ब्लड मूव होके जा रही है। क्रोकोडाइल के पास ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है जो कि आपको मैमल्स में भी दिख जाएगा, बर्ड्स में भी दिख जाएगा। 4 चेम्बर्ड हार्ट में आपको 4 चेम्बर दिखेंगी, 2 एट्रिया है ना और 2 वेंट्रिकल, अलग अलग कंपार्टमेंट है। तो राइट एट्रियम में वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रही है। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवा में आई कहां से, बॉडी से आई, बॉडी ने प्रोड्यूस किया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, सारे सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गए ना, ऑक्सीजन न्यू डिप्लीटेड ब्लड, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, टू लंग्स वाया ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ पल्मोनरी आर्टरी, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग अभी पढ़ने ही वाले हैं। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये गया कहां पे, लंग्स में। देखो फिर से आर्टरी कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, वीना केवा वेन कैरिंग टुवर्ड्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, करेक्ट। अब ये लंग्स के पास गई तो लंग्स ने क्या किया, लंग्स के पास गई है, लंग्स ने ऑक्सीजनेशन कर दिया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेजा वाया पल्मोनरी वेन इनटू द राइट लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाएगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू होते हुए कहां पे चला जाएगा, टू बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है एओर्टा, दिस इज एओर्टा, यहां पे लिख देती हूँ, दिस इज एओर्टा। एओर्टा अगेन एक और आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी, इट विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी को सप्लाई करने के लिए। फिर बॉडी ने यूटिलाइज किया, फिर से बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड बनाया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वीना केवा के थ्रू हार्ट में गया। तो फिर से डबल सर्कुलेशन हो रहा है, आप अगर देखो 2 बार ब्लड आ रहा है आपके हार्ट में, तो डबल है लेकिन कंप्लीट है, इनकी तरह इनकम्प्लीट नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग चेम्बर्स, अलग अलग सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन दोनों हो रहा है, राइट, 4 चेम्बर्ड हार्ट में। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, हालांकि एम्फीबिया और रेप्टाइल में आपको 3 चेम्बर्स तो दिखेंगे, लेकिन रेप्टाइल में ये जो वेंट्रिकल है इसमें एक छोटा सा पार्टीशन, आधा पार्टीशन आपको दिखेगा, पार्शियल सेपरेशन दिखेगा। यहाँ भी ब्लड मिक्स ही हो रहा है आपके रेप्टाइल्स में, बस ये इवोल्यूशन शो कर रहा है कि अभी बस ये पार्शियल है, मैमल्स में जाके ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, राइट, ओके। अब हम, क्योंकि हमने 2 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट देख लिया है, तो हम मेनली फोकस करेंगे मैमल्स, ह्यूमन के 4 चेम्बर्ड हार्ट में। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो मस्क्यूलर हार्ट है, और ये मस्क्यूलर हार्ट में आपको क्या दिखेगा, एक्सेप्ट मतलब हार्ट के अलावा भी, क्योंकि एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, कई सारे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, तो हार्ट के अलावा ब्लड वेसल भी पार्टिसिपेट कर रही है और ब्लड भी पार्टिसिपेट कर रही है, तीनों ही ऑर्गन्स है अलग अलग, है ना। तो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आपको दिखेंगे जो ब्रांच्ड है, क्योंकि आर्टरी आर्टेरियोल बनाएगी, कैपिलरी बनाएगी, फिर वेन्यूल, फिर वेन, है ना। बॉडी फ्लूइड जो है वो ब्लड दिखेगा। जो हार्ट है ह्यूमन में वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्मल का मतलब क्या है, मीजोडर्मल मींस जर्मिनल एपिथेलियम, मीजोडर्म वाले जर्मिनल एपिथेलियम से वो डिराइव किया गया है। नाउ इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। तो अगर आप हार्ट को देखो तो 2 डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर से ये प्रोटेक्टेड है, इनको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अंदर वाला जो पेरिकार्डियम है वो है विसरल पेरिकार्डियम, बाहर वाला जो लेयर है वो है पैराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड आपको दिखेगी जो शॉक एब्जॉर्ब करती है और अंदर हार्ट को प्रोटेक्टेड रखती है। नाउ
क्योंकि 4 चेम्बर्ड हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक बहुत थिन सा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक सेपरेटेड वॉल है। इस थिन वॉल का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टा, राइट, इंटर एट्रियल, बिटवीन टू एट्रिया। और दो वेंट्रिकल्स के बीच में आपको एक इतना थिक सा मिल जाएगा, ठीक है, इतना थिक सा एक लेयर या फिर वॉल मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टा। और एडजेसेंट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, एडजेसेंट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में आपको मिल जाएगा एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टा। ये आपके स्ट्रक्चर है हार्ट का। हार्ट का जो दो आपको वॉल्स दिख रहे हैं साइड पे, सबसे थिकेस्ट वॉल जो है वो आपको दिखता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो सबसे थिकेस्ट होती है, थिक होती है, इसलिए वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन बहुत फोर्सफुल होता है। इतना फोर्स क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है ना ब्लड को। जब ब्लड एट्रिया से नीचे आ रहा है तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है, आसानी से आ सकता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे चल जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल से जब ऊपर ब्लड जाना है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए काम कौन आता है? मसल। तो इतनी ज्यादा थिक कार्डियक मसल से बनी हुई है ये वॉल, इसलिए वो थिकेस्ट है, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल का। अगर हम कुछ और एनाटॉमी देखें हार्ट की, तो हार्ट में जो हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा देखा था, उस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में आपको दो वाल्व्स दिखेंगी, है ना, जिसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, क्योंकि ये वाल्व एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है ना, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको दिखेगा ट्राइकास्पिड वाल्व, है ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्राइकास्पिड वाल्व। ये है ट्राइकास्पिड वाल्व, यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व। ये जो वाल्व है, जब वापस वेंट्रिकल से वापस बाहर जाना होगा ब्लड को तो ये वाल्व बंद हो जाएगी। यहाँ है बाइकास्पिड वाल्व, या इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं, राइट, मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है, और बाइकास्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखो कि अब वेंट्रिकल में तो ब्लड आ गया, वो तो हमने देखा कि वेंट्रिकल में ब्लड आया है फ्रॉम राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, बट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगी? फ्रॉम दिस ईदर पल्मोनरी आर्टरी, है ना, या फिर आपके एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में भी आपको इस तरह से वाल्व्स दिखेंगे, जिसको हम सेमील्यूनर वाल्व्स बोलते हैं। तो ये सेमील्यूनर वाल्व्स के एग्जांपल्स है। यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा? सेमील्यूनर वाल्व्स। ये आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स थी, ये सेमील्यूनर वाल्व्स जो दो तरह की होती है। सेमील्यूनर वाल्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक जो पल्मोनरी आर्टरी में है वो है पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, और जो आपकी एओर्टा में है वो है एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, राइट। ये वाल्व अगेन जब एट्रिया से ब्लड निकल गई, अब एट्रिया को रिलैक्स करना है, और सॉरी वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल गई और वेंट्रिकल को रिलैक्स करना है और एट्रियम फिलिंग हो रही है, तो ये बंद हो जाएगी वाल्व। ये वाल्व ओपन होती है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर की वजह से, अदरवाइज ये क्लोज रहती है। और इन वाल्व्स का काम क्या है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया को रोकेगी, वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड नहीं जाना चाहिए, उसे रोकेगी। और ये आपकी क्या करेगी? यहाँ वाल्व से, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में ना ब्लड आ जाए, उसे रोकेगी, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इसीलिए प्रेजेंट है। अब ये हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, कैसे आपकी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को नीचे वेंट्रिकल में डाल रही है, कैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर भेज रहा है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन जो है आपके हार्ट का है, तो ये मायोजेनिक आपकी हार्ट खुद कॉन्ट्रैक्ट करती है, खुद इनिशिएट करती है इंपल्स को, तो उसके लिए कुछ टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल है। तो हम सबको पता है दैट हमारी जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, राइट, इट्स अ मायोजेनिक हार्ट। तो हार्ट मसल इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। पूरी हार्ट में आपको कार्डियक मसल दिखेगी, लेकिन सारे कार्डियक मसल मायोजेनिक नहीं है, सारे कार्डियक मसल जनरेट नहीं कर सकती है इंपल्स, बस कुछ स्पेशल मसल्स ही है जो पैचेस में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ, हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है ना, मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। अब ये जो टिश्यूज है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ऐसा क्या स्पेशल टिश्यू है? कार्डियक टिश्यू तो था, कार्डियक मसल,
ये स्पेशल टिश्यू भी कार्डियक मसल ही टिश्यू है। स्पेशलिटी उनमें ये है कि उनमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन है, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो इन हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होने के वजह से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकती है। और इन सारे टिश्यू, ये जो टिश्यूज है स्पेशल टिश्यू, ये पैचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर हार्ट, है ना, पूरे हार्ट में नहीं, कई कई जगह में पैचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू स्पेशल कार्डियक मसल्स है दैट कैन जनरेट इंपल्स, दैट मींस दे आर ऑटो एक्साइटेबल, खुद ही अपनी इंपल्स जनरेट कर रहे हैं, ऑटो एक्साइटेबल, एंड इसीलिए उनको हम ऑटो रिदमिक फाइबर्स बोलते हैं। जो पहला पैच है वो ऐसे नोड है, आपको राइट एट्रियम के टॉप पोजीशन में दिख जाएगा, राइट एट्रियम के राइट साइड के टॉप में दिखेगा। ये साइन्यू एट्रियल नोड है। यही नोड है जो आपके हार्ट का पेस या हार्ट बीट को जनरेट करती है सबसे पहला, और हार्ट की बीटिंग को किक स्टार्ट करती है। इसलिए हम पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि इट कैन जनरेट एन इंपल्स ऑफ 70 to 75 बीट्स पर मिनट, एक्चुअली 90 to 100, हाँ, एनसीईआरटी में 70 to 75 बीट्स पर मिनट है। ये बहुत ज्यादा पेस जनरेट कर सकती है, लेकिन हमारी हार्ट 72 टाइम्स एवरेज में बीट करती है। इसके वजह से ये जो एवी नोड है इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। पेस सेटर पता है क्यों होता है? ये इतना ज्यादा इंपल्स जनरेट नहीं करता, इसलिए हमने इसे पेस मेकर नहीं बोला है। सबसे ज्यादा इंपल्स ऐसे नोड ही करता है, किक स्टार्ट ये करता है। इसके किक स्टार्ट की वजह से बाकी के नोडल टिश्यू स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये मेन मशीन है। अब इसने इंपल्स को जनरेट किया और भेजा कहां पे? एवी नोड के पास। तो अब एवी नोड के पास भेजा तो एवी नोड फिर किक स्टार्ट हो गई और ये नीचे भेजने लगेगी वेंट्रिकल के इनर वॉल में। बट व्हाट अबाउट द लेफ्ट एट्रियम? इसके पास तो कोई आया ही नहीं। तो लेफ्ट एट्रियम को भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, ताकि जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाए। तो कुछ फाइबर्स है यहां से यहां लेके जाते हैं, कुछ फाइबर्स है जो यहां से यहां इंपल्स को कैरी करके लेके जाते हैं, लेकिन रास्ता बड़ा लंबा है। अगर आप देखो रास्ता बड़ा लंबा है। इनका नाम अगेन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन पेस सेटर तो दिया है। इसे समझने के लिए मैं बता रही हूँ। इसे हम बोलते हैं बैकमैन्स फाइबर। बैकमैन्स फाइबर ये है इंटरनोडल फाइबर्स, ये है इंटरनोडल फाइबर्स, क्योंकि दो नोड के बीच में इंटरनोडल फाइबर्स। तो ये इंटरनोडल फाइबर्स ऐसे नोड से एवी नोड में तुरंत लेके जा रही है, कितना फास्ट जा रही है ना। लेकिन ये जो आपकी फाइबर है इतनी दूर ट्रैवल करके जा रही है, तो टाइम लग रहा है। यहाँ पे फास्ट इंपल्स आ रहा है, यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो जब तक ये इंपल्स यहाँ पहुंच जाएगा, ये आधा ही रास्ता पहुंचेगा। यहां से यहाँ इंपल्स आ गया, मतलब एवी नोड कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब उसने जनरेट कर दिया इंपल्स, और इंपल्स वेंट्रिकल में चला गया है। तो वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुका है इससे पहले कि ये पूरा पहुंच पाए। क्या हम ऐसा होने दे सकते हैं? मतलब जब वेंट्रिकल्स में यहां तक कॉन्ट्रैक्शन पहुंच जाएगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है, लेफ्ट एट्रियम भी कब कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है, क्योंकि पहुंच चुका है। ऐसा हम होने नहीं दे सकते हैं। हमें वेंट्रिकल और एट्रिया को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ब्लड कहां जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब एवी वाल्व खुल गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब सेमिलर वाल्व खुल गया है, दोनों खुला रहेगा, ब्लड की इधर उधर हो जाएगी, ब्लड का हार्ट रप्चर भी हो सकता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए ये जो टाइम ये ले रहा है और ये जो फास्ट आ रहा है, ये एवी नोड इसको थोड़ा रोक देता है। ये थोड़ा धीरे धीरे आता है और ये फास्ट जाता है। उस वजह से मतलब इसको टाइम दे रहा है ये कि ठीक है, मैं इस इंपल्स को, एवी नोड ये कर रहा है, एवी नोड डिलेज द इंपल्स कमिंग फ्रॉम एसे नोड थ्रू इंटरनोडल फाइबर, सो दैट लेफ्ट एट्रियम के पास जो जा रहा है इंपल्स से आराम से वो जा पाए। टाइम दे, इतना टाइम उसे चाहिए। इसीलिए हम एवी नोड को पेस सेटर बोलते हैं। वो पेस को थोड़ा सेट कर देता है। जो फास्ट आ रहा था उसको उसने थोड़ा डिले कर दिया कि आराम से आओ भैया, ताकि लेफ्ट एट्रियम भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, उसे भी तो टाइम देना है, अपना ही दोस्त है वो। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेस सेटर। तो इसने पेस को थोड़ा डिले, इस इंपल्स जो स्पीड से आ रही थी तो थोड़ा डिले कर दिया। ये इंपल्स नॉर्मल स्पीड में जा रही है, ये इंपल्स आ रही थी स्पीड में, लेकिन इसने स्लो कर दिया अचानक से। दैट्स ऑल, ठीक है। एनीवे, इसलिए इसको पेस सेटर बोलते हैं। ये भी जनरेट कर सकता है इंपल्स 50 to 60 बीट्स पर मिनट। अगर किसी का यहाँ पे हार्ट अटैक हुआ और ये एरिया खत्म हो गया, ऐसे नोड गया जो पेस मेकर था, तो अब जो ड्यूटी है पेस मेकिंग की वो एवी नोड ले सकता है, ठीक है। इसीलिए हम कभी कभी इसका मतलब पेस एवी नोड जो है वो
कंडीशनल पेस मेकिंग कर सकता है। अगर किसी का डैमेज हो गया ये पार्ट ऑफ द हार्ट ड्यू टू हार्ट अटैक तो एक पार्ट ऑफ द हार्ट इज डैमेज ना, जहां नहीं पहुंच रहा था ऑक्सीजन। एनीवे, उसके बाद एवी बंडल आता है। एवी बंडल क्या करता है, दो ब्रांचेस बनाता है। ये दो ब्रांच आपके दोनों वेंट्रिकल के इनर वॉल में जा रहा है, तो इस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए पर्किंजे फाइबर्स आउटर वॉल में गया, वो कराएगा इंपल्स, राइट, वो कराएगा इंपल्स जनरेट। तो एबी बंडल पर्किंजे फाइबर्स भी जनरेट कर सकते हैं इंपल्स, बट बहुत ही कम, 10 to 15 बीट्स पर मिनट। तो उतना काफी है फॉर द एंटायर वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल यूनिट। तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम लगता है, टिश्यू भी मोटी है, उसकी वॉल भी मोटी है और बड़ा भी है, एट्रियम से ज्यादा बड़ा है। तो इस तरह से इंपल्स कंडक्शन चल रहा है आपके हार्ट में। और इन्हीं इंपल्स कंडक्शन जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है ना, SA टू AB, AB टू बंडल, इन सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम एक डिवाइस में देख सकते हैं, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं ये कब आपकी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब SA नोड की वजह से एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कितने सेकंड के लिए कर रही है, वेंट्रिकल कितने सेकंड के लिए कर रही है, फिर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो एट्रिया है वो रिलैक्स कर रहा है, वो कितने टाइम के लिए होता है, उसे पढ़ने के लिए हम कार्डियक साइकिल देखेंगे। तो कार्डियक साइकिल, जो एक कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड लगता है उसे कंप्लीट होने में। तो आपके बॉडी में एक मिनट में, मतलब 60 सेकेंड्स में आपकी हार्ट 72 टाइम्स बीट करती है। 60 टाइम्स नहीं, 72 टाइम्स, क्योंकि एक सेकंड भी नहीं लगता, एक सेकंड से कम लगता है एक कार्डियक साइकिल को खत्म होने में, 0.8 सेकेंड अगर आप देखो। तो एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या आ जाता है, एक जॉइंट डायस्टोल आता है, एक एट्रियल सिस्टोल आता है, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी इस डायग्राम में, तो ध्यान से देखना, ठीक है। 0.4 सेकेंड का होता है जॉइंट डायस्टोल, मतलब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में है। जॉइंट डायस्टोल हम इसे बोल रहे हैं, राइट, दे आर बोथ रिलैक्स्ड। क्यों रिलैक्स, क्योंकि एट्रिया के पास जब तक ब्लड खुद आएगा नहीं, वो वेंट्रिकल को क्या देगा। तो इस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स करिए, एट्रिया रिलैक्स करिए, एट्रिया के पास आ रहा है सारा ब्लड, ठीक है, वीना केवा से, पल्मोनरी वेन से। So atria and ventricles are relaxed. Atria is filled with blood from vena cava and pulmonary vein. Tricuspid and bicuspid valve open हो चुकी है थोड़ी बहुत, है ना, और वहां ब्लड ऊपर से, hence blood into both ventricles फिल हो रही है, 70% फिल हो रही है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगी, पहले एक बार देख लेते हैं। जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड का होता है, इतने कम समय के लिए आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो इसमें जो SA नोड है उसने अब जनरेट किया है इंपल्स, ये 0.81 सेकेंड लगता है यहां से यहां आने में, 0.1 सेकेंड में आपकी दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, द SA नोड जनरेट इंपल्स एंड द एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंट्रीब्यूट द रेस्ट 30% ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। क्या मतलब है वो भी समझेंगे। पहले 70% अपने आप जॉइंट डायस्टोल के वक्त ही वेंट्रिकल में गिर गया था, लीक हो गया था, बाकी 30% एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रही है। इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है दैट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंट्रीब्यूट्स ओनली 30% ऑफ योर वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल लास्ट आएगा जो 0.3 सेकेंड का है, जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। द इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल reaches the AV node and AV bundle which contracts the ventricular wall. Ventricular pressure increases and the AV valve closes to prevent backflow of blood, further increases the pressure on the pressure and opens the semilunar valves of pulmonary artery and aorta and blood is ejected out. इस पूरे चीज का मतलब यहां मैं समझाती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। तो ध्यान से देखो क्या बोला था उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि एट्रिया सिस्टोल कर रही है। तो एट्रिया जो है वो सिस्टोल कर रही है, ये जो मैं दिखा रही हूँ एरो मतलब डायस्टोल कर रही है, ये डायस्टोल का एरो है ना, बाहर की तरफ, मतलब वो धीरे धीरे रिलैक्स कर रही है। इस रिलैक्सेशन के वक्त आप क्या देखते हो, दैट द ब्लड इज एंटरिंग फ्रॉम वीना केवा एंड योर पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे ब्लड आ रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, एट्रियल फिलिंग चल रही है ना, एट्रियल फिलिंग चल रही है। तो जब एट्रियल फिलिंग चल रही है आराम से, इतना ब्लड यहाँ पे अब जम गया है कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा और ये एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे। एवी वाल्व ओपन हो गया, क्यों ओपन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिल हो चुकी है ब्लड, अभी भी ब्लड आ रही है, वीना केवा से आ रही है एंड आपके
पल्मोनरी वेन से आ रही है। तो इतना फिल हो गया है कि अब ये थोड़ा बहुत आपकी एवी वाल्व अपने आप ओपन हो गई है। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं ओपन किया है, अभी भी आपकी एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलैक्स स्टेट, ठीक है, रिलैक्स स्टेट में है। यहां मैं लिख देती हूं, ये है आपकी एट्रिया, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है, एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। यहां पे एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यहां भी हो रही है, लिख देती हूं, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, दोनों में रिलैक्स हो रही है, ठीक है, रिलैक्सेशन। लेकिन यहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा भर गया है ब्लड ऊपर एट्रिया में, तो ये एवी वाल्व थोड़ा ओपन हो गया है और 70% ऑफ ब्लड ऊपर से नीचे आ चुका है, वेंट्रिकल की फिलिंग हो गई है। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिलिंग भी चल रही है, इस एरिया में आपको वेंट्रिकुलर फिलिंग भी दिख रही है, दोनों है ना, एट्रिया भी फिल हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिलिंग भी हो रही है 70%। वेंट्रिकुलर फिलिंग कितना हो रहा है? 70%, अपने आप हो रहा है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, अपने आप वेंट्रिकुलर फिलिंग चल रही है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाते हैं। तो ये जो एरो है, ये देखो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन टुवर्ड्स एट्रिया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट करके ये क्या करेगी, एवी वाल्व तो फुल्ली क्लोज ओपन हो ही गया है, 70% पहले ही आ गया था, है ना, 70% ब्लड ऐसे ही लीक आउट हो गया था। अब रेस्ट 30% भी आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज मैं लिख देती हूँ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से रेस्ट 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई है। यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, फिर से कितना, रेस्ट 30% का, 70% पहले ही था, बाकी 30% भी आ गया है। इसीलिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रीब्यूट 30% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग ओनली, 70% पहले ही आ गया था नॉर्मली रिलैक्स स्टेट के वक्त, ओके। अब क्या हुआ नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, अब एट्रिया से आ गया, इमीडिएटली एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे एवी वाल्व क्लोजेस, ठीक है, एवी वाल्व क्लोज इसीलिए होता है, देखो एवी वाल्व क्लोज हो गया है ना, यहाँ ओपन था, क्लोज हो गया, इसीलिए हुआ है क्योंकि एक तो आपकी एट्रिया रिलैक्स करने लगी है, उसका काम हो गया, 0.1 सेकेंड में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका काम हो गया, अभी वो रिलैक्स कर रही है। लेकिन वेंट्रिकल ने अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया है, ठीक है, देखो एरो देखो, वेंट्रिकल की तरफ मैं दिखा रही हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा है, ज्यादा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नंबर 1 क्यों कम कर रहा है। इस कॉन्ट्रैक्शन के वक्त यहाँ पे जो वाल्व है ये ओपन नहीं हुआ है, ये क्लोज्ड है, ये जो वाल्व है ये क्लोज्ड है, ओपन नहीं हुआ है, एसएल वाल्व अभी भी क्लोज है, लिख देती हूँ, एसएल वाल्व मतलब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज्ड है। तो ये कोशिश कर रहा है कि ब्लड जाए, लेकिन जा नहीं पा रहा है, ठीक है, पूरा फिल हो चुका है। अब इसने सोचा मुझे और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इतना काफी नहीं है, तो इसने क्या किया, वेंट्रिकल ने क्या किया, अपनी कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ी और बढ़ा दी। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखो कहां तक पहुंच गया वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और शेप दिख रही है, वेंट्रिकल पूरा फुला हुआ था, इतना ब्लड था अंदर, इतना ब्लड है, 100%। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर में आके, पहले थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर में एवी वाल्व क्लोज हो चुका था, थोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना वेंट्रिकल, अब इसने बहुत कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एवी वाल्व तो चलो क्लोज हो ही चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर से ये सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होंगे। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, एसएल वाल्व जो है, एसएल वाल्व ओपन्स, ठीक है। और यहां पे क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 2, सेकेंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 2, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बहुत हैवी बढ़िया वाला कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि एसएल वाल्व ओपन हो गया, और अब ब्लड का क्या होगा, अब ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अब ब्लड जा रहा है एओर्टा से कहां पे, बॉडी के पास,
निकल गया, इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट। कहां कहां गया? लंग्स के पास गया एंड बॉडी के पास गया, है ना, यही तो दो होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स के पास ले जा रही है और एओर्टा बॉडी के पास ले जा रही है। तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन, ब्लड निकल गया, ब्लड निकल गया, दोबारा ये रिलैक्स करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है पूरा प्रोसेस जो चल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा थिक मैं बना देती हूँ। ये है आपकी पूरी कार्डियक साइकिल बच्चे, यही कार्डियक साइकिल है। तो यहाँ जॉइंट डायस्टोल कहाँ कहाँ आया, एट्रियल सिस्टोल कहाँ कहाँ आया, तो चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आया है, ठीक है, देख लेते हैं। एक मिनट, मैं ये डिवाइड करके आप सबको शो कर देती हूँ। ये पूरा अगर साइकिल है तो इसमें जॉइंट डायस्टोल कुछ यहाँ पे इतना यहाँ हो रहा है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, दिस इज जॉइंट डायस्टोल। यहाँ पे हो रहा है आपका, एक मिनट, ये जॉइंट डायस्टोल है, ये है आपकी एट्रियल सिस्टोल एंड बाकी आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट जरूर लिखना चाहूंगी, ये है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल जो कि 0.4 सेकेंड का होता है। जॉइंट डायस्टोल यहां चल रहा है, जॉइंट डायस्टोल। ये है आपका एट्रियल सिस्टोल, छोटा सा एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, जिससे 30% ब्लड नीचे आ रहा है, 0.1 सेकेंड का। ये है आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नीचे है आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये है 0.3 सेकेंड। ये पूरा कार्डियक साइकिल है, दिस इज योर कार्डियक साइकिल। दिख रहा है पूरा साइकिल है। ये जो दो है यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल चल रहा है क्योंकि दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। ये है आपकी एट्रियल सिस्टोल, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल तो रिलैक्स कर रहा है लेकिन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है ऊपर, आप एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देख लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं। यहाँ भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरा ब्लड इजेक्ट आउट हो गया है। दिस इज योर कार्डियक साइकिल। तो ये अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, है ना, ये चीज पढ़ लेना और इस डायग्राम को देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और बात अब मैं बताती हूँ आपको कि वेंट्रिकल ने जो इजेक्ट किया है ब्लड, कितना ब्लड इजेक्ट आउट किया है, 70 ml पर वेंट्रिकल। ये 70 ml रिजेक्ट कर रहा है, ये 70 ml रिजेक्ट कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट ईच वेंट्रिकल इज इजेक्टिंग आउट पर कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो 70 ml। अब कितनी बार हार्ट बीट करती है एक मिनट में, 72 टाइम्स। तो अगर हमने 72 इंटू 70 किया तो हमें कार्डियक आउटपुट मिलेगा। एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपका निकल के जा रहा है। तो 70 इंटू 72 आपको 5 लीटर्स या 5000 ml ऑफ ब्लड दिखेगा, दैट इज द कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम, ये एक कार्डियक साइकिल में 70 ml जा रहा है। एक कार्डियक साइकिल मतलब 0.8 सेकेंड में 70 ml ईच वेंट्रिकल से निकल के जा रहा है एक सेकंड में। एक मिनट में कितने बार ये चीज हो रही है, एक मिनट में आपको 72 टाइम्स बीट होता है। 72 इंटू 70 करेंगे, हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज अबाउट योर कार्डियक साइकिल। अब मैंने आपको बताया था कि जो कार्डियक इंपल्स हमने पढ़ा, एसए नोड, एबी नोड, उससे ये कार्डियक साइकिल तो चल रहा है, लेकिन ये इंपल्स जो है वो हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एक मशीन के थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ is the machine or the device that records the electrical activity of the heart. तो इस पर्टिकुलर डिवाइस से कुछ लीड्स निकल के आती है, उन लीड्स को हम ह्यूमन बॉडी में अटैच करते हैं। और कहां कहां अटैच करेंगे, दोनों रिस्ट में और लेफ्ट एंकल में। 3 लीड्स मेनली होता है, राइट। सो देयर आर स्टैंडर्ड ईसीजी, ये स्टैंडर्ड ईसीजी का है। आजकल तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ईसीजी आ गया है, बहुत एडवांस आ गया है, तो बहुत सारे लीड्स भी लगा सकते हैं, एक लीड से भी काम हो सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेनली 3 लीड्स होती है, 2 रिस्ट और 1 लेफ्ट एंकल में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड और भी मल्टीपल लीड्स अटैच किया जाता है चेस्ट में, रिब्स के बीच में, V1, V2, V3, रिब्स 4 और 5 के बीच में एक, 5 और 6 के बीच में एक लीड्स लगाते हैं। ये लीड्स कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिकल वायर्स है,
और ये बस स्किन से अटैच है। तो स्किन से अटैच है तो हार्ट की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे पता कर रही है? तो वहां हम लोग सोडियम क्लोराइड उस लीड के एंड में लगा देते हैं, फिर उस लीड को स्किन में अटैच करते हैं, या स्किन में हम सोडियम क्लोराइड लगाते हैं फिर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिकल आयंस को ट्रांसफ्यूज करने में हेल्प करती है। इसीलिए तो आपके हार्ट के अंदर चल रहा है जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, लेकिन वो जो आयंस की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में काम है ना, वो आयंस इजीली डिफ्यूज कर सकता है स्किन के थ्रू लीड में वाया AgCl2। बहुत अच्छा कंडक्टर है वो। नाउ ये हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा एक पी वेव। ये पी वेव क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी वेव मतलब ये ऊपर के तरफ गया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो हुई है ना, ये ऊपर के तरफ गया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। तो पी वेव जो है वो एट्रियल सिस्टोल या फिर आपकी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। मतलब एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, तो 0.1 सेकंड में आपको यही दिखेगा कि आपकी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, डीपोलराइज हो रही है। डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल चेंज हुआ है आपके हार्ट के मेम्ब्रेन में। नाउ अगर आप QRS कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ये जो Q है ना, नीचे वेव गया है, ये जो Q वेव है, Q वेव सिंबलाइजेस द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। यहाँ पे जस्ट आपकी वेंट्रिकल की सिस्टोल स्टार्ट हुई है। और वेंट्रिकल की सिस्टोल स्टार्ट कैसे हुई? वेंट्रिकल की सिस्टोल कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है, सिस्टोल जा रही है Q वेव, Q वेव, Q वेव, R वेव, R वेव, R वेव, S वेव पूरा। तो ये QRS क्योंकि इतना बड़ा है आपका वेंट्रिकल, इसके पूरे कॉन्ट्रैक्शन के लिए 3 वेव शो होता है आपकी ECG में, राइट? 3 वेव QRS। ओके, Q एक्सप्लेनिंग द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो S क्या एंडिंग ऑफ सिस्टोल? नो, बिल्कुल नहीं। एंडिंग ऑफ सिस्टोल T वेव शो करता है। पता है कैसे? ये आपका हार्ट था, राइट? ये आपका हार्ट था, ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल Q वेव, यहाँ पे आपकी सिस्टोल एंड हो रही है, राइट? लेकिन जब डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल भी ऐसे धीरे धीरे डायस्टोल हो रहा है, धीरे धीरे डायस्टोल हो रहा है, धीरे धीरे डायस्टोल हो रहा है, एंड में जाके यहाँ पे डायस्टोल खत्म होगा। लेकिन वो डायस्टोल खत्म होने से पहले ये पूरा पर्किंजे फाइबर्स तक लेके जा रहा है ना, वो टी वेव पर्किंजे फाइबर्स के सिस्टोल पहुंचने तक टी वेव आ जाता है। तो एंड ऑफ टी वेव इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ सिस्टोल, कि जब आपकी वेंट्रिकल की अंदर वाली वॉल डायस्टोल करना स्टार्ट कर दिया है, ये अभी भी सिस्टोल में है, यहां आ रहा है टी वेव, राइट? तो अब टी वेव धीरे 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 नीचे यहां तक जाएगा, एंड ऑफ टी वेव मतलब एंड ऑफ सिस्टोल। अब पूरा जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल में आ चुका है, राइट? तो यहाँ पे आप QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल शो करता है या डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, टी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल शो कर रहा है। यहाँ डायस्टोल तो हो रहा है, मतलब रेस्टिंग फेज में जा रहा है, रिलैक्स स्टेट में आपकी वेंट्रिकल जा रही है, इनर वॉल, आउटर वॉल अभी भी सिस्टोल में है। तो जब तक आउटर वॉल का सिस्टोल खत्म होगा, दैट मींस टी वेव खत्म हो गया है। अब पूरा डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है, पूरा वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है। तो टी वेव is representing the ventricular diastole or repolarization. End of T wave marks the end of systole. You understand? पूरा पर्किंजे फाइबर्स वगैरह को टाइम लगता है उतना दूर तक आउटर वॉल ऑफ वेंट्रिकल में ले जाने के लिए। डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, इसको समझने के लिए पहले हमें ब्लड वेसल को समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स ही है जो आपके ब्लड को कैरी करते हुए लेके जा रही है। तो ब्लड वेसल्स में हम क्या देखते हैं, आपके बॉडी में यूजुअली कई तरह के ब्लड वेसल्स हैं, बट 3 मेन है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स भी है जो आर्टरीज एंड वेन्स के ब्रांचेस है। आर्टरी अगर हम देखेंगे, आर्टरी में सबसे पहले आपको एक्सटर्नली दिख जाएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। देन कम्स ट्यूनिका मीडिया, जो एक थिक लेयर है और बना किससे है? स्मूथ मसल से बना हुआ होता है ये, राइट? ये किससे बनी हुई होती है? ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, राइट? स्मूथ मसल से आपकी ट्यूनिका मीडिया बनी है। तो बहुत थिक स्मूथ मसल आपको दिख जाएगा आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया में, और अंदर से आपको दिखेगा ट्यूनिका इंटीमा, और ये खाली जगह जहां पे ब्लड है, द ल्यूमेन। तो इतना थिक ट्यूनिका मीडिया होने की वजह से ल्यूमेन बहुत छोटा है। ल्यूमेन छोटा है मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम है ना, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर आपको हमेशा दिखेगा यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इस ल्यूमेन में आपका प्रेशर बहुत ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वॉल्यूम कम है। बॉयल्स लॉ। वेन्स की अगर आप बात करो, वेन्स में उल्टा, वेन्स में ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया बहुत थिन है, इनकी स्मूथ मसल लेयर बहुत थिन है।
जिसकी वजह से, और ट्यूनिका इंटीमा भी है, और ये ल्यूमेन जो है इसमें बहुत ज्यादा जगह है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कम है, सॉरी वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, तो प्रेशर बहुत कम होगा। तो वेन्स में हमेशा ब्लड प्रेशर कम ही रहता है। अगर वेन में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन है कि नहीं, तो ये लो ब्लड प्रेशर हमेशा आपको वेन्स में दिखेंगी। एंड वेन्स में हमेशा वाल्व प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट ब्लैक बैक फ्लो। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, वेन्स हैज वाल्व्स। ठीक है, इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है वेन्स में टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है, टू प्रिवेंट backflow of deoxygenated, mostly deoxygenated blood carry करती है ना वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, राइट। सो दिस इज अबाउट द ब्लड वेसल। एक और ब्लड वेसल आपके बॉडी में है, वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज में ट्यूनिका एक्सटर्नल मीडिया कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा होता है। सो कैपिलरीज ओनली हैव ट्यूनिका इंटीमा इन देम, तभी कैपिलरी में डिफ्यूजन पॉसिबल है। याद रखना, कैपिलरी में डिफ्यूजन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा है, बाकी दो लेयर है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ छोटा सा, डिफ्यूजन occurs at कैपिलरी लेवल। ठीक है, कैपिलरी लेवल। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका डबल सर्कुलेशन। अब पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमने ब्लड वेसल देख लिया है। डबल सर्कुलेशन में आप क्या देखते हो, एक तो हार्ट से 2 बार होके ब्लड गुजरती है। अगर आप यहां देख लो, ये हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी हार्ट है आपका, दिस इज ऑल्सो हार्ट, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। 2 टाइम्स हार्ट से ब्लड गुजर रही है। एक बार हार्ट में ब्लड आ रही है लंग्स से, सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहां पे एंटर हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया वाया बाइकास्पिड वाल्व। वेंट्रिकल से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जा रहा है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब आपके बॉडी के सिस्टम में पूरे सेल्स एंड टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वाया एओर्टा। अब बॉडी से वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए लेके जाएगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो जाएगी राइट वेंट्रिकल में वाया ट्राइकास्पिड वाल्व। फिर राइट वेंट्रिकल से अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में आएगी वाया पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम, एंड ये सर्कुलेशन चलता जाएगा। जहां पे लंग्स इन्वॉल्व है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्वॉल्व है, ये हो जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। जहां पे आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी इन्वॉल्व है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इन्वॉल्व है, वो बन जाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसलिए डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं, एक आपकी पल्मोनरी, एक आपका सिस्टमिक। ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट डबल सर्कुलेशन, जो मोस्टली आपको ह्यूमन में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा, या किसी भी मैमल्स या बर्ड्स में मिल सकता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की। देखो, वैसे तो हार्ट अपनी एक्टिविटी खुद कर लेता है क्योंकि वो मायोजेनिक है ना, आपकी जो हार्ट है उसमें नोडल टिश्यू है एंड हार्ट इज मायोजेनिक। लेकिन कभी कभी हमें हार्ट की हार्टबीट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हमें कुछ न्यूरॉन्स या कुछ हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो न्यूरल एंड हार्मोन्स जो है वो एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन करते हैं। एक्सटर्नल, हार्ट की खुद की भी नोडल टिश्यू है जो हार्ट के रिदम को या बीट को रेगुलेट कर रही है, इंट्रिंसिक, ये एक्सट्रिंसिक है। तो एक्सट्रिंसिक में आ जाता है न्यूरल, जैसे कि आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो आपके ब्रेन के हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नाउ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। मेड्यूला से एक नर्व निकलता है जिसका नाम है वेगस नर्व। ठीक है, ये करता है मोस्टली। ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स को बोलता है कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा होगी, उसे नॉर्मल करो। तो पैरासिम्पैथेटिक एसिटिलकोलिन रिलीज करती है। अगेन ये सुपर टॉपर पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीजेस एब्नॉर्मल हार्टबीट। किस वजह से? ये आपकी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके वजह से, जो आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सिंपैथेटिक क्या करता है? उसका उल्टा काम है, वो आपके हार्टबीट को तेज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हार्टबीट तेज होती है सिंपैथेटिक न्यूरॉन की वजह से। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, तो वो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के वजह से ये चीज होता है, इंक्रीजेस द हार्ट बीट रेट। वैसे ही कुछ हॉर्मोन्स है जो आपकी एड्रिनल मेड्यूला, ये एक एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, वो भी हार्मोन रिलीज करती है, सेम एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है और वही चीज हार्मोन्स भी है। तो उन हार्मोन्स का वही सेम काम है, हार्ट बीट को तेज करना, इंक्रीजेस द हार्ट बीट रेट।
लास्ट में आता है बेटा आप लोगों का डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स वही जो एनसीईआरटी में, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक तो डिसऑर्डर्स बहुत कम रिड्यूस कर दिया गया है आपके एनसीईआरटी से। तो जो पॉइंटर्स है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आता है आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, है ना। हाई नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर दैट इज 120/80। जो 120 है वो आपकी सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो आपकी 80 है दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 140/90, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है बट नॉट दैट मच, वो 120 से 125 या 130 होगा, दैट इज फाइन। बट 140 अगर हो गया, वो रेस्टिंग स्टेज में अगर हो गया है, आप बैठे हो तभी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दैट मीन्स यू हैव हाइपरटेंशन। 140/90 और हायर, इट शोज हाइपरटेंशन। एंड हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस। मतलब इतना हाई प्रेशर, मतलब वेन में भी प्रेशर बढ़ गया पूरे ब्लड वेसल में, उतने प्रेशर में वो हार्ट में जाके धक्का मार रहा है, वो ब्लड जोर से राइट एट्रियम में गिर रहा है, तो हार्ट टिश्यू भी डैमेज हो सकती है। हार्ट थक जाएगी इतना हाई प्रेशर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हुए। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपका हार्ट बीट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी, सबसे पहली बात तो ये है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो आपके हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, एओर्टा से निकली हुई एक ब्रांच है। अगर आप देखो कोरोनरी आर्टरी क्या है, इट्स अ ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। अगर ये कोरोनरी आर्टरी में, ये सपोज कोरोनरी आर्टरी थी, यहां से आराम से ब्लड मूव हो रहा था, है ना, आराम से ब्लड मूव हो रहा था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जैसे ही कोई प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगा, ये प्लाक जो है ये फॉस्फोलिपिड का, कैल्शियम का, फैटी एसिड का बन सकता है, राइट। मोस्टली लिपिड, फैटी एसिड इनका बनता है। तो यहाँ पे एक प्लाक फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये ब्लड का प्लाक है, सॉरी प्लाक फॉर्मेशन, जिसमें आपको लिपिड, फैटी एसिड, इसलिए ज्यादा फैटी फूड खाते हैं तो प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है। इसकी वजह से अब ब्लड की मूवमेंट की जो जगह थी वो नैरो हो गई, है ना, ये नैरो हो गई, तो ज्यादा ब्लड जा नहीं पा रहा है ना, राइट। सो इट इज caused by deposition of calcium, fat, cholesterol fat, lipids ही तो है, and fibrous tissue which makes the lumen of the artery narrower। ये lumen जो है अब ये कम हो गया, छोटा जगह हो गया, ब्लड ठीक से मूव नहीं हो पा रहा है। तो जहां भी ये ब्लड जा रहा था, कहां जा रहा था, हार्ट के मसल में जा रहा था ना, कोरोनरी आर्टरी है ये। तो अब हार्ट के मसल को कम ब्लड पहुंच रहा है, तो वो एरिया धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। कम ब्लड जा रहा है मतलब कम ऑक्सीजन जा रहा है, कम न्यूट्रिएंट जा रहा है, वो धीरे धीरे आर्टरी डैमेज होने, वो हार्ट मसल, वो एरिया खराब होने लगेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। सो एंजीना इज नथिंग बट द पेन, इट्स अ सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीजेस। कोई भी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ तो सबसे पहले चेस्ट पेन जो होता है दैट इज एंजीना पेक्टोरिस। तो इससे ये एक तरीका, एक सिग्नल है आपके बॉडी का बताने का कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम हार्ट डिजीजेस, ठीक है। सो अ सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन, अचानक से, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम प्रोलॉन्ग, अक्यूट मतलब अचानक से आपको हार्ट दर्द, चेस्ट पेन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, कुछ दिनों से हो रहा है, दैट इज योर अक्यूट। Appears when not enough oxygen is reaching the heart muscle, and this could be due to coronary artery disease। इसकी वजह से हो सकता है, राइट। एंजीना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन, दोनों में ही, एट एनी एज। आजकल तो 38, 28, 25 ऐसे भी बच्चों को, इनको भी हो रहा है, छोटे मतलब कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक या एंजीना पेक्टोरिस हो रहा है, बट इट इज more common among the middle aged and elderly, more common उनमें है। It occurs due to conditions that affect the blood flow। तो इसके वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हो सकता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसका मतलब ही है हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब है हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर, हार्ट का काम क्या है, 5 लीटर ब्लड पंप करना। अगर 5 लीटर ब्लड को वो पंप नहीं कर पा रही है, कम कर रही है, हार्ट इज फेलिंग टू डू इट्स जॉब, है ना। सो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। 5 लीटर ब्लड हर एक कार्डियक साइकिल में जा रहा है और ये जरूरत है बॉडी को। इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव क्योंकि रोका जा रहा है ब्लड को, ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच रहा है, हार्ट इज नॉट डूइंग इट्स जॉब प्रॉपर्ली, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स
लंग्स में अगर कोई कंजेशन होता है तो पल्मोनरी वेन इनफ ब्लड नहीं लाएगी, इनफ ब्लड ला नहीं रही तो इनफ ब्लड हार्ट के पास है ही नहीं पंप आउट करने के लिए. इट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज. हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है. कार्डियक अरेस्ट मतलब कंप्लीट सीजेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी. कंप्लीटली हार्ट की सारी एक्टिविटी बंद हो गई, मतलब बंदा मर चुका है. हार्ट हैज स्टॉप्ड वर्किंग. कोई भी ब्लड पंप नहीं हो रहा है. यहाँ थोड़ा बहुत तो हो रहा है हार्ट फेलियर में, कम हो रहा है बट हो तो रहा है, राइट. और हार्ट अटैक, हार्ट अटैक मैंने क्या बोला? हार्ट अटैक इज जस्ट सम एरिया ऑफ द हार्ट मसल इज डैमेज्ड. ओके, some area of heart muscle is degenerated. That is heart attack. क्यों degenerate हुआ है? क्योंकि वहां enough ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, है ना. CAD था, coronary artery disease था. When heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply, that is your heart attack. So these are all the disorders. बच्चों हमने ऑलरेडी ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप को डिस्कशन किया है हमने. उसके अलावा हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा. फॉलोड बाय हमने ब्लड ग्रुपिंग में RH फैक्टर एंड ABO ब्लड ग्रुपिंग को अच्छे से डिस्कस किया है. कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी से बन जाएगा. एंड फाइनली हमने क्या देखा? हमने सर्कुलेटरी पाथवेज देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट इन फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, राइट. फॉलोड बाय हमने ECG एंड कार्डियक साइकिल देखा, इंपल्स कंडक्शन इन हार्ट देखा, डबल सर्कुलेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देखे, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड फाइनली डिसऑर्डर. आई होप ये नीट माइंड मैप सीरीज और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा एंड आप जरूर इसको ध्यान से देखेंगे. तो याद रखना 3 चीज मैंने शुरुआत में बताया था क्लास में. एक तो रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन एंड देन रिपीट करो इसी प्रोसेस को. यही आपका मंत्र है, यही आपका ब्रह्मास्त्र है. इन तीनों चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे कोई आपको नहीं रोक सकता. थैंक यू वेरी मच बच्चों. आई होप आप लोग हेल्दी हो, खुश हो. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.